वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 19 नवंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जितने भी कंपिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसमें पीटी और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही साथ जो प्रश्न दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं दैनिक जागरण में, उसका आंसर देने का भी प्रयास कीजिए ताकि एक्टिव मोड में आप लोग वर्क कर सके। और युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पर बहुत सी चीजें अवेलेबल की जा रही है, तो आप लोग धीरे धीरे आप लोग जुड़िए हमसे और बहुत से जो लाभ दिया जा रहा है युक्ति आईएएस के द्वारा उसका लाभ लीजिए। बहुत लो प्राइस में चीजों को अवेलेबल कराया जा रहा है, जिसमें दैनिक जागरण 365 रुपये में 1 साल से की वैलिडिटी के साथ आप लोग को इसका की नोट्स, अंडरलाइन पेपर और साथ साथ फ्री गाइडलाइंस आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। उसी प्रकार आपको बहुत से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। यूपीएससी स्टेट पीसीएस, आज पॉलिटी की क्लास होगी तो सभी लोग 2 बजे हमसे लाइव जुड़िएगा, तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगा। उसका लिंक अभी आपको 11 बजे के बाद अवेलेबल करा दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर जुड़िए। नए तरीकों से नई चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, नए केस स्टडी के साथ, नए थ्योरी कॉन्सेप्ट मॉडल के साथ टॉपिक को पढ़ने का प्रयास कीजिए ताकि एक बेहतर तरीके से आप लोग आंसर राइटिंग कर सके। देखिए, बीपीएससी 67 का आपको रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें आपको मेंस ओरिएंट के लिए क्लासेस टेस्ट सीरीज करा दी गई है। तो आप लोग जो भी जीएस और ऑप्शनल पेपर जो है वो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो तो टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए, कुछ चीज़ें आप लोग को आज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि पेपर को आप लोग किस तरीके से पढ़िए। बहुत सी चीज़ें आप लोग को मैं देखा हूँ इधर कुछ दिनों से कि आप लोग सारे गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं सभी स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट हैं जो फॉलो करते हैं, जो रेगुलर हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमसे डायरेक्ट टू वे कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं। फिर भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी भी इस न्यूज़ को लेकर संशय रहते हैं, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस को लेकर केवल वॉच करते हैं, वॉच करके निकल जाते हैं। ये युक्ति आईएएस पर आपको टू वे कम्युनिकेशन स्थापित किया गया है। कोई भी कंफ्यूजन हो, डायरेक्ट टीम से बात कीजिए। टीम से बात करने के बाद मुझसे आप बात कर सकते हैं, कोई जो स्पेशल जिनके पास क्यूरी होगा। और कोई भी न्यूज़ को कैसे एग्जाम ओरिएंट बनाना है, इस कला को सीखिए। जो आपको इन जो आपका एग्जाम हॉल में आप बैठे रहिएगा तो उसको सारे एस्पेक्ट को ना आप कवर कर सके। न्यूज़ ओरिएंट जो भी चीज़ें आपको, मान लीजिए अंतरिक्ष में भारत का योगदान के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके सारे होलिस्टिक डायग्राम को आप यूज कर सके और एग्जाम में बेहतर अंक लाने की कला जो होती है ना उसको प्राप्त कर सके। तो इसके लिए हमसे जुड़िए, बहुत सी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल भारत ने बहुत बड़ा इतिहास रचा है निजी क्षेत्र, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र के योगदान के साथ ही। तो यह आपको मेंस और इंटरव्यू में बहुत काम देगा और पीटी स्तर पर इसके तो बहुत से फैक्ट निकलेंगे ही। तो आप इसे ना बेहतर तरीके से करिएगा, क्योंकि नया प्रयोग है, नए प्रथम बार ऐसा हो रहा है। प्रथम प्रक्षेपण ही सफल अभियान हुआ है। तो जो भी फर्स्ट होता है ना, वहां से प्रश्न आपको तीनों स्तर पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, पीटी के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर। तो ध्यान रखिएगा, इसको बेहतर तरीके से ट्रिपल स्टार आप रखिएगा इस टॉपिक को। यह जो न्यूज है आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कवर करेगा। स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट, आप इस टॉपिक को अपने जीएस के पार्ट से टैली करा लीजिएगा ताकि आगे हम लोग काम कर सके। देखिए, कुछ न्यूज है, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके की पॉइंट्स। आज होलिस्टिक चीजों को कवर कर दिया गया, निजी क्षेत्र में अंतरिक्ष का योगदान जो बढ़ रहा है उसमें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहले समझने की जरूरत है कि अंतरिक्ष नए प्रारंभ कर दिया गया। प्रारंभ, इस प्रक्षेपण को प्रारंभ नाम दिया गया। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। इससे पहले तो पीटी फैक्ट के रूप में ही पूछेगा। उसके बाद जो स्काई रूट के नाम से जो कंपनी है उसने इसे भेजा है, ये भी आपको पहली निजी कंपनी है जो रॉकेट विक्रम एस। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए, इसका विक्रम एस नाम रखने का कारण क्या है।
मैंने पहले भी चर्चा कर चुका इस टॉपिक पर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि विक्रम एस रखने का कारण क्या है। नेक्स्ट है स्काई रूट एरोस्पेस के इस मिशन का नाम प्रारंभ दिया है और वर्ष 2020 में सरकार ने अंतरिक्ष को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की मंजूरी दी थी। तो कितना जल्दी प्रयास हुआ है सोचिए, केवल 2 वर्षों में कंपनी को ऑर्डर दिया जाता है, अर्थात निजी क्षेत्रों को ओपन किया जाता है अंतरिक्ष सेक्टर में। जैसे पहले इसरो किया करती थी प्रक्षेपण, या केवल संस्थागत सरकारी एजेंसी हुआ करती थी, अब निजी क्षेत्र भी इस अंतरिक्ष में अपने, जैसे आप लोग स्पेस एक्स देखते हैं ना, नासा और स्पेस एक्स का नाम सुनते होंगे, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति जो एलन मस्क है उसकी कंपनी स्पेस एक्स, उसी तरह भारत में अब चीज़ें दोनों पैरेलल चली। इसरो अपना काम करेगा, साथ ही साथ भारत की निजी कंपनियां जो भेजना चाहती है अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान, तो उसे भी परमिशन दे दिया गया था। कब दिया गया था? 2020 में। तो 2020 के बाद केवल 2 वर्षों में ही किसी निजी कंपनी ने इस क्षेत्र में आकर पहला सफल प्रक्षेपण यान किया। ध्यान रखिएगा, पहले ही प्रयास में सफल प्रक्षेपण यान कर दिया। इससे रिलेटेड आप लोग यूट्यूब पर, या इसरो का वेबसाइट है उस पर जाके, या फेसबुक चैनल है उसका, इसरो के फेसबुक चैनल पर जाकर आप इसके लाइव टेलीकास्ट को देख सकते हैं, उस इतिहास को समझ सकते हैं और उसे समझ सकते उस फीलिंग को जाकर आप। और ये सब चीज़ें आप लोगों को देखनी भी चाहिए। इससे होता क्या, देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ किताबी ज्ञान पर मत रहिए, कुछ इंटरनल फील कीजिए चीज़ों टॉपिक को लेकर। तो जानते हैं जब भी आप लिखिएगा ना, तो बहुत सी चीज़ें हैं ना जो नहीं आप लोग पढ़ते हैं ना, वो भी आपके सामने आ जाएगा। इसलिए बार बार समस्या बहुत से स्टूडेंट का ये रहता है ना कि सर मैं टॉपिक को मैं पढ़ा तो हूँ पर एग्जाम ओरिएंट टॉपिक को कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मेंस ओरिएंट टॉपिक को कवर नहीं कर पा रहा हूँ। रीजन इसके पीछे यही है कि टॉपिक की जो इंटरनल आप लोगों को कनेक्टिंग होना है ना, वो हो ही नहीं पाते हैं। अब अंतरिक्ष के बारे में इसकी किताब में मैगजीन बहुत सी चीजें लिखी जाएगी अभी आने वाले कुछ दिनों में, पर उसके डायग्राम डायलेमा तभी समझ पाइएगा जब आप इसे टू द पॉइंट अपने इंटरनल रूप से फील करते इसके बारे में, आप क्या सोचते इसके बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ संस्थाओं का नाम दिया है, इसे याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो साउंडिंग रॉकेट कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, वहां से इसे छोड़ा गया है। तो आपको पीटी फैक्ट के रूप में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यह सब ऑर्बिटल मिशन के रूप में जाना जाएगा क्योंकि ये लो ऑर्बिट से छोड़ा गया है। तो यहाँ पर 3 पेलोड इसके साथ गया था, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ कुछ बातें और किया गया है। इसमें 3 जो पेलोड के साथ गया था सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट गया है, जो उसमें चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्मार्ट जो स्टार्टअप है उसके स्पेस क्विज्ड भारत का अमेरिका, सिंगापुर, इंडोनेशिया के छात्रों द्वारा विकसित 2.5 किलोग्राम के सैटेलाइट फन सेट, याद रखिएगा फन सेट, तो इसे आप लोग याद रखना है आप लोगों को। आंध्र प्रदेश के जो स्थित है एन स्पेसटेक और अर्मेनियाई बायोमिक्स एक्सप्रेस के रिसर्च लैब को सैटेलाइट के रूप में भेजा गया है। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, यह नाम आपसे पूछ सकता है पीटी फैट के रूप में। 3D प्रिंटेड इंजन के साथ यह कार्बन फाइबर का उपयोग किया गया है, यह भी आपको प्रश्न पीटी में पूछ सकता है। इस टेक्निक में किस का प्रयोग किया गया? कार्बन फाइबर का प्रयोग किया गया। इसका वजन आप लोग याद रखिए, वजन हालांकि बहुत रेयर पूछता है पर वनडे एग्जाम में पूछ देता है, तो आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। अब इसके चलिए हम सारे होलिस्टिक मेंस और इंटरव्यू और इन चीजों को कवर करते हैं। जितना भी मेंस और इंटरव्यू के डायग्राम उभर कर आएंगे उस पर सारी चर्चाएं आज हो जाएगी, अंत तक आप बने रहिए। अब हम चलते हैं 4th गियर में आप लोग के साथ। चलिए पहले तो विक्रम एस की चर्चा हुई है, तो वो क्या है पहले आप लोग जान लीजिए। विक्रम एस एक चरणीय सब ऑर्बिटल जो प्रक्षेपण यान है जो 3 पेलोड अपने साथ ले जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कितने चरणीय है, तो एक चरण का यह अभियान है, अर्थात ये रॉकेट मान लीजिए, रॉकेट ये है ना, तो इसमें केवल प्रणोदक के रूप में जो यहाँ से निकलता है ना, केवल एक ही चरण के प्रणोदक इसमें यूज किए गए हैं। जैसे आप इसरो के बहुत से यान में 3 प्रणोदक का नाम सुनते होंगे, तो जिसमें पहला ठोस होता होगा, फिर द्रव होता है, फिर ठोस द्रव होता है, या क्रायोजेनिक इंजन के रूप में उपयोग किया जाता है, आप लोग नाम सुनते होंगे ना। इसमें एक चरणीय सर्व ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान को उपयोग किया गया जिसमें एक प्रणोदक का उपयोग किया गया है।
अब इसके साथ 3 पेलोड साथ में जाएगा। स्काई रूट 3 अलग अलग विक्रम रॉकेट संस्करणों के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें विक्रम 1 जो है 480 किलोग्राम के लगभग होगा, विक्रम 2 595 श्रेणी का होगा, विक्रम 3 आपको 815 किलोग्राम से 500 किलोमीटर के कम झुकाव वाली कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, अर्थात लो ऑर्बिट में लॉन्च किया जाए, जो 500 किलोमीटर के आसपास होता है। ध्यान रखिएगा, नोट यह याद रखिएगा, सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान कक्षीय वेग की धीमी गति से चलते हैं, अर्थात बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए गति पर्याप्त होती है, लेकिन पृथ्वी की चारों कक्षा में रहने के लिए पर्याप्त गति नहीं होती। ध्यान रखिएगा, सब ऑर्बिटल जो प्रक्षेपण यान उसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी को आप ऐसे, ये तो गोल पृथ्वी तो यहाँ पर नहीं समझ पाएगा, आपको हम इसका ढांचा बना देते हैं दूसरे एंगल से। मान लीजिए पृथ्वी का सतह ऐसे है, ठीक, पृथ्वी ये गोल है ना, ऐसे ऐसे गोल होता है पृथ्वी। हम यहाँ से कोई पॉइंट से इसको छोड़ रहे हैं, इसका बाहरी आवरण आपको ये होगा, ये अंतरिक्ष हुआ, ठीक। मान लीजिए इसकी दूरी 580 किलोमीटर है, यहाँ पर इसको इस टारगेट पर फिक्स करना है उपग्रह को। तो देखिए इस टेक्निक में क्या होगा, हम तो बाहरी अंतरिक्ष पहुंचाने के लिए गति पर्याप्त देते हैं। देखिएगा आप इस ऑर्बिटल में आप देखे होंगे एक क्रेन टाइप का लगा होगा और उसमें कुछ पेलोड लगा होगा, उसमें रॉकेट को छोड़ा गया गति के साथ, ये जाके यहाँ तक तो चले जाएगा, इस कक्षा तक चला जाएगा, इसको गति प्राप्त हो जाएगा, पर पृथ्वी की चारों कक्षा में रहने के लिए पर्याप्त गति नहीं होती। इसके लिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति के रूप में यह उपयोग करेगा इसकी कक्षाओं बाहरी आवरण को। तो ध्यान रखिएगा, सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान केवल अंतरिक्ष को यान को जो अंतरिक्ष का जो बाहरी हमारे वातावरण का बाहरी आवरण तक पहुंचाने की शक्ति प्रदान करता है, अर्थात तकनीक प्रदान करता है, जो हमारे बाह्यतम अंतरिक्ष में ले जाता है। आंतरिक अंतरिक्ष जो धरातलीय अंतरिक्ष ये भूमि है उसके स्थान से लेकर बाहरी अंतरिक्ष में ले जाता है। तो याद रखिएगा, यह बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचाने का एकमात्र साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है सब ऑर्बिटर प्रक्षेपण यान का। नेक्स्ट है प्रारंभ मिशन, इसका नाम आप लोगों को प्रारंभ मिशन दिया गया है। इसमें विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो बोला जाता है, कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसका नाम आप लोग याद रखे रहिएगा आज के बाद से। पहले आप लोग याद रखे या नहीं रखे, पर आज के बाद से इस संस्था का नाम रखिएगा याद, क्योंकि आज इस संस्था के कोऑर्डिनेशन से ही अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सफल भागीदारी हो गई है और लगातार भागीदारी बढ़ेगी। और इसके बाद इस संस्था का नाम लगातार आपको समाचार पत्रों में, आपके आंसर मेंस क्वेश्चन में और इंटरव्यू के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा इस संस्था का नाम। इस संस्था को बेहतर तरीके से याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इन स्पेस जिसे बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, व्यापक रूप से समर्थन विकसित किया है इसके संदर्भ में। आगे हम इस संस्था के बारे में चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अभी जो चीजें बेसिक चीजें उसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद सारे डायग्राम पर हम चर्चा कर लेंगे। अब यहाँ पर लो ऑर्बिट की चर्चा हुई है, लो अर्थ ऑर्बिट की चर्चा हो रही है। तो पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की परिधि को लो ऑर्बिट कहते हैं। अर्थात मान लीजिए पृथ्वी का सतह यह है 0 डिग्री, यहाँ 0 लेवल का है, यहाँ से ऊपर चले जाइए 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी तक को लो ऑर्बिट कहा जाता है। इसी में आपको बहुत से संचार उपग्रह देखने को मिल जाते होंगे। इसमें मौसमी निगरानी करने वाले उपग्रह, जासूसी उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो इसमें आपको प्रश्न लगातार पीटी में प्रश्न पूछा जाता है, लो ऑर्बिट में किस प्रकार के उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है या स्थापित किया जाता है। तो जितने भी मौसमी प्रकार के निगरानी करने वाले होंगे, तो इसी ऑर्बिट में, लो ऑर्बिट में, अर्थात 160 से लेकर जो 2000 किलोमीटर की रेंज है ना, उसी में स्थापित किया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि भारत का मौसमी निगरानी वाले कौन कौन से उपग्रह हैं, आप ये बता सकते हैं हमें, ताकि हम लोग और भी चीजों को कवर कर सकते हैं। और जासूसी उपग्रह कौन कौन हैं, आप लोग गूगल से भी सर्च करके कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ताकि आंसर इंप्रूवमेंट आप लोग एक्टिव मोड में काम कर सके।
ये सब काम जानते हैं आपको खुद से भी करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग को मैं क्वेश्चन नहीं भी पूछूं तो अगर लगता है कि ये स्पेशल है तो आपको इसको शेयर कर सकते हैं। देखिए आप लोग एक्टिव मोड में जितना रहिएगा ना आपके लिए बेनिफिट है, मेरे लिए कुछ बेनिफिट नहीं। मैं चीज़ों को बहुत सी चीज़ों को कवर कर चुका हूँ ना, आप लोग को कवर करना, आप लोग को एग्जाम क्रैक करना है तो कुछ चीज़ें एक्टिव मोड में काम कीजिए। मैं लगातार इस बात को बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप जो चीज़ें समझ रहे हैं उसको लिखिए, ताकि देखिए होता है कि स्टोर में आपका रहे कि मैंने कितना एक्टिव होके, मान लीजिए आज आपको 2 मैसेज आता है कमेंट सेक्शन में 2 टॉपिक के बारे में, कुछ दिन के बाद 5 टॉपिक के बारे में कुछ लिखा हुआ शब्द आएगा। एक समय ऐसा आएगा ना किसी टॉपिक पर 10 से 15 टॉपिक आप डेली कवर करने लगिएगा, तो इतना ही करना शुरू कर दीजिएगा, आपका एग्जाम भी कवर हो जाएगा। पर आप करिएगा तो ना, बात यहाँ ये है। नोट यहाँ याद रखिएगा, तो नोट आप लोग को क्या याद रखना है, इसमें यह रखना है कि आप पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक होने की वजह से इस ऑर्बिट में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको लॉजिकली यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा चुका है स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, स्टेटमेंट के तौर पर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे ना तो उसके लॉजिकली पार्ट को भी कवर कीजिएगा। ऐसा क्या कारण है जिसमें लो ऑर्बिट में उपग्रह संचार उपग्रहों को भेजा जाता है या तो जासूसी उपग्रहों को। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको इस प्रकार के ऑर्बिट के संबंधित कुछ चीज़ों को समझना होगा। यहाँ नोट याद रखना है एक और, जिसमें इसमें ज़्यादा शक्ति वाली संचार प्रणालियों को स्थापित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऊर्जा इसकी खपत कम होती है, पर यहाँ पर ज़्यादा शक्ति वाली संचार प्रणालियों को स्थापित किया जाता है आपको इस ऑर्बिट में। यह उपग्रह जिस गति से अपनी कक्षा में घूमते हैं उनका व्यवहार भू स्थिर अर्थात जियोस्टेशनरी, अर्थात जिस प्रकार से पृथ्वी का घूर्णन होता उस तरीके से होगा। आपको इससे रिलेटेड पिक्चर स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जा चुका है, तो आप उसके स्लाइड को 4-5 स्लाइड आपको शेयर किया गया है, उसे जरूर देख लीजिएगा कि सारे ऑर्बिट को सारे एंगल से कवर किया गया है। तो उसे आप लोग देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन होगा तो वहाँ आप लोग टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो लो ऑर्बिट जो है, अर्थ ऑर्बिट जो है के बाद मीडियम अर्थ होता है, इंटरमीडिएट सर्कुलर जिसे कहा जाता है। ऑर्बिट के बाद उसका पृथ्वी की सतह जिसका 35,786 किलोमीटर के आसपास हाई अर्थ या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। इस प्रकार से वर्गीकरण है, 3 वर्गीकरण है, लो है, मीडियम है, हाई है। अब नोट यहां याद रखना है, हाई अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के 10वें हिस्से में होती है। ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि हाई अर्थ ऑर्बिट है ना किसके समतुल्य 10वें हिस्से का है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के दूरी के आपके 10वें हिस्से का है। तो आप बताइए कि चंद्रमा की या पृथ्वी के बीच की कुल दूरी कितनी है, कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर 10वां हिस्सा मैंने बता दिया है, तो उसका समतुल्य होता है, एकरोट 10वां हिस्सा नहीं होगा, आपको समतुल्य होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताइए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की हाईएस्ट दूरी और लोवेस्ट दूरी कितनी है। और समान दूरी, 3 दूरियां होती है ना, एक हाईएस्ट दूरी होती है, एक लोवेस्ट दूरी होती है, एक जो समान रूप से दूरी कायम होती है। तो 3 दूरियां किसी ग्रह के बीच होती है, तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में वो कितना कितना होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एक चीजें और लो आप लोग याद रखना है, कई प्रकार के मौसम संचार संबंधी उपग्रह को पृथ्वी की सतह से हाई अर्थ ऑर्बिट में भी स्थापित किया जाता है। कोई ऐसे कारण रहते हैं जिसके कारण कुछ पृथ्वी का, देखिए लो ऑर्बिट में तो किया ही जाता है, साथ हाई ऑर्बिट में भी कुछ किया, जैसे नासा के अर्थ ऑर्बिटेशन सिस्टम जो है समेत कई अधिकांश वैज्ञानिक उपग्रहों को पृथ्वी के लो ऑर्बिट में स्थापित किया गया। कुछ चीजें यहाँ पर कवर करना है। अब देखिए इस कंपनी का नाम याद, जिसके बारे में बोल रहा था ना, कंपनी को अब याद रखिएगा, उसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं, समझते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे इन स्पेस कहा गया है, ESPEC स्पेस, इसे याद रखिएगा। इन सेप भी इसको आप लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, इन सेप, SAP सेप, तो यहां से भी कवर कर लेगा। तो आपको ये याद रखना है, इस संस्था का नाम याद रखना है। तो इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं आप लोग को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है
कि यह किस रूप से अब आगे काम करेगा। तो कुछ इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे यह अंतरिक्ष क्षेत्र निजी क्षेत्र के भागीदारी को बढ़ावा देने के माध्यम से दूरगामी सुधार सुनिश्चित करेगा। देखिए, इससे पहले इसरो ही ना भारत में अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करता था, तो अब निजी क्षेत्र को जब 2020 से दिया गया है परमिशन, निजी क्षेत्र भी आके अंतरिक्ष यान भारत के संदर्भ में इसरो को सहयोग कर सकता है। कुछ निजी सेक्टर के अंतरिक्ष यान को, उपग्रह को आप अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। तो ये दूरगामी सुधार को सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल का यह निर्णय भारतीय अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र के भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य शुरू किए सुधारों में एक हिस्सा के रूप में देखना चाहिए आप लोगों को। यह एक क्रांतिकारी सुधार के रूप में आएगा। इससे देखिए, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और जन कल्याण से संबंधित नए नए प्रौद्योगिकियों को जन्म दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट का हम लोग आगे सभी पर चर्चा करने वाले, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। और निकाय किस रूप से कार्य करता, अर्थात यह संस्था किस रूप से कार्य, इन स्पेस किस रूप से कार्य करेगा। यह निकाय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, ध्यान रखिएगा क्या, इसरो के एवं उस प्रत्येक व्यक्ति या संस्था के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अंतरिक्ष क्षेत्र में, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में सार्वजनिक और व्यक्तिगत जो संस्था है उसके बीच कड़ी के रूप में किस संस्था का संवर्धन किया गया, निर्माण किया गया। तो इन स्पेस का निर्माण किया गया, जो निजी क्षेत्र के उपग्रहों को इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन करके यह भेजेगा। ये ऑथराइज्ड संस्था के रूप में काम करेगी। यह और क्या करेगी, इसके साथ साथ यह अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में भाग लेगा अथवा भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करेगा। अब केवल सार्वजनिक कंपनियां ही केवल इसका उपयोग नहीं करेगी, इसका लाभ नहीं ले सकेगी, निजी कंपनियां भी आपको लाभ ले सकेगी। जैसे स्पेस एक्स, देखिए होता है कि सरकारी कंपनियों पर ही दबाव दे दिया जाए तो होता है कि बहुत से क्षेत्र है ना, आपको एक ही संस्था काम कर रही है ना, तो बहुत से क्षेत्र में आपको जब अंतरिक्ष यान भेजना है या उपग्रह भेजना है तो संस्थाएं, सार्वजनिक संस्थाएं के कार्य दबाव हो जाता है, अतिरिक्त कार्य दबाव हो जाता है। मान लीजिए जैसे हम लोग मून मिशन को देख रहे होंगे, मून मिशन लगातार डिले हो रहा है। इसके पीछे रीजन यही है कि इस प्रकार के मिशन में जो होता है कि डिले बहुत संभावनाएं हो जाती है, क्योंकि दबाव, अतिरिक्त दबाव आ जाता है। तो निजी क्षेत्र के भागीदार जब हो जाएगा तो पार्टनर के रूप में डेवलप कर दिया जाएगा, कुछ पार्ट उसे दे दिया जाएगा। जैसे नासा ने स्पेस एक्स पे बहुत से मिशन, अपने मिशन को टेक ओवर कर दिया, दे दिया उसे कि आप इसे कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को सार्वजनिक संस्थाएं करेगा, जैसे सूर्य मिशन है उसे नासा कर रही है। तो देखिए होता क्या है ना, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत से उभर कर सामने आने वाले समय में होंगे कि हम लोग अधिक से अधिक जो मानव कल्याण से संबंधित या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित यह जो बदलाव आएगा वो आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ याद रखिएगा, नेक्स्ट क्या याद रखना आप लोग को, इन स्पेस जो है इसे भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना उपयोग हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों समान अवसर उपलब्ध कराएगा। यह निकाय अंतरिक्ष के परिसंपत्तियों और गतिविधियों में सामाजिक आर्थिक उपयोग को बढ़ावा देने का भी कार्य करेगा। इससे अतिरिक्त परिसंपत्ति अर्थात एसेट डेवलप किया जा सकता है और गतिविधि को जिससे सामाजिक आर्थिक उपयोग किया जा सके, तो यह नए नए क्षेत्र को डेवलप कर सकता है। उसका उद्देश्य क्या होगा, इसका ये भी आप लोग उद्देश्य जान लीजिए कि उद्देश्य किस रूप से यह काम कर सकता है, इसका उद्देश्य मूल रूप से क्या होगा। इसरो अपनी आवश्यक गतिविधियों जैसे अनुसंधान एवं विकास R&D के लिए ग्रहों के अन्वेषण, अंतरिक्ष के रणनीतिक उपयोग आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। अन्य सहायक कार्यों के लिए निजी क्षेत्रों को हस्तांतरित कर देगा, जैसे नासा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अंतरिक्ष यान होंगे, अंतरिक्ष मिशन होगा, उसे वो पूरा करता है। और मान लीजिए कोई शिक्षा से संबंधित होगा या कुछ इस प्रकार के मिशन होंगे जो किसी निजी संस्था द्वारा आसानी से कर दिया जाएगा, तो उस संस्था को नासा डाइवर्ट कर देती, उसे दे देती कि आप इसको कर सकते हैं। ऐसे ही अब इसरो भी करेगा, केवल R&D का पार्ट ये करेगा ग्रहों के अन्वेषण के लिए अर्थात नए नए ग्रहों की
खोज तथा उससे संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष के रणनीतिक उपयोग के लिए हम फ्यूचर में अंतरिक्ष का किस रूप से उपयोग करेंगे, सरकार किस रूप से इस नीति को देख रही है। जैसे स्काई वार आप नाम सुनते होंगे, या तो नासा का जो अंतरिक्ष उपग्रह मिशन है उसमें हम किस रूप से काम साथ में सहयोग कर सकते हैं, इस डायलेमा को अब इसरो करेंगे। अब बाकी जो छोटे छोटे उपग्रह है उसको क्या करेगा, अब ये निजी संस्थाएं भेजेगी। अब बहुत ही अतिरिक्त दबाव जो पड़ा हुआ है नासा को, इसरो को, वो कहीं ना कहीं कम होगा। अब नेक्स्ट यहाँ याद रखना किस रूप से लाभ हो। इसके अतिरिक्त क्या होगा, इसके अतिरिक्त आपको बहुत से निजी जो निकाय हैं, इससे बहुत से इसके अतिरिक्त निकाय छात्रों को, शोधकर्ताओं को आदि भारत में अंतरिक्ष परिसंपत्तियों से अधिक पहुंच को स्थापित कीजिए। भारत में अंतरिक्ष संसाधनों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बेहतर उपयोग किया जाएगा। इससे अतिरिक्त हम लोग लाभ ले सकेंगे। इसका लाभ किस रूप से होगा ये आप जानिए। लाभ तो आपको पता चल गया, अब लाभ हमें किस रूप से प्राप्त होगा। जैसे इससे लाभ होगा, अंतरिक्ष के अनुसंधान और विकास के गतिविधियों को अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेगा इसरो। और इसरो के अनुसंधान और विकास गतिविधियां नए प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों आदि पर ध्यान केंद्रित कर पाएगा। तो यह नए नए जो महत्वपूर्ण मिशनों को डेवलप कर पाएगा इसरो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके नए नए डेवलप जो क्षेत्र है उस पर काम कर सकेगा इसरो। नेक्स्ट है नोट, यहाँ याद रखना है। क्या नोट याद रखना है, भारत में अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमताओं वाले कुछ प्रमुख देशों जैसे शामिल है। इन सुधार से देशों के अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊर्जा गतिशीलता प्राप्त होगी, जिससे भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों में आगामी चरण में तेजी आने की संभावना मिल जाएगी। नए नए खिलाड़ी आने से क्या होगा, अब मान लीजिए स्काई रूट्स आया, इसके बाद और भी कंपनियां आएगी, तो इनके बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा। अब कम दरों पर नए नए टेक्निक डेवलप किए जाएंगे अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए। जैसे आपको स्पेस एक्स का संदर्भ ले सकते हैं। पहले अंतरिक्ष को भेजा जाना, नासा के अंतरिक्ष यान को भेजा जाना बहुत भारी भरकम आपको पूंजी दिया एसेट खर्च होता था। पर स्पेस एक्स ने नए नए टेक्निक को डेवलप रीयूजेबल अंतरिक्ष यान को डेवलप किया। तो इससे होता है क्या कि नए नए टेक्निक डेवलप होते हैं तो जो एसेट क्रिएट होता है किसी अंतरिक्ष यान बनाने में, जितना खर्च होता है उसकी लागत खर्च कम होने की संभावना होती है। मान लीजिए अभी इसरो को किसी यान को बनाने में 100 रुपया खर्चा हो रहा है मान के चलिए, तो स्काई रूट आया तो इसने 80 रुपया कर देगा। इसके बाद 2-3 खिलाड़ी और आ जाएगा मार्केट में जो इस प्रकार के काम करेंगे, अंतरिक्ष यान को भेजेंगे, उपग्रह को भेजेंगे। इसका इसी दर पर जो बना रहा है इसका मान लीजिए 40 से 50 हो जाएगा, तो हम 50 से 40% तक है ना हम चीजों को कवर कर सकते हैं, 60% तक रेट को कम कर सकते हैं, लागत दर को। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए। इससे न केवल क्या होगा, इससे न केवल आपको भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी तेजी आएगी अंतरिक्ष क्षेत्र में, बल्कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग विश्व के अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो मैंने लास्ट कुछ महीने पहले ही अंतरिक्ष में भारत की भागीदारी में परसेंटेज बताया था, आप लोग को याद होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत अंतरिक्ष उद्योग वर्तमान में कितने रुपए का जीडीपी सहयोग कर रहा है, भारत के जीडीपी में कितना % का सहयोग कर रहा है। तो आपको मैंने डाटा लास्ट मंथ में ही कवर किया था इससे संदर्भित। तो कितने लोगों को याद है मैं इसे देखना चाहूंगा, आप लोग सेंड कीजिएगा। अब इससे क्या होगा कि प्रासंगिकता रोजगार, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार में संभावनाएं वृद्धि होगी। निजी क्षेत्र की प्रासंगिकता किस रूप से उभरेगी ये भी आप लोग जानिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप इसे गलत वे में नहीं समझिएगा। पहले पॉजिटिव वे को समझ लिए, उसके बाद नेगेटिव वे को हम लोग समझेंगे। तो प्रासंगिकता निजी क्षेत्र का क्या होगा अंतरिक्ष क्षेत्र में, तो यह होगा कि निजी क्षेत्र की भूमिका अब तक काफी सीमित रही है। आप देखते होंगे जब से इसकी स्थापना इसरो को हुई है उस समय से लेकर 2022 तक के लिए आपको इससे पहले कोई प्राइवेट पार्टी वर्क नहीं कर रही थी, तो केवल इसरो कर रही थी। इसरो का जो कार्य दबाव था वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा था, और साथ साथ मुनाफा कमाने का टेक्निक है ये नहीं सीख पा रही थी। कि मान लीजिए जैसे स्पेस एक्स है, नासा है, मुनाफा कमाती है अपनी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा, वैसे नहीं कमा पा रही थी। इसके लिए एक संस्था आपको डेवलप किया गया था, वो
आपको इस प्रकार से काम करेगा। साथ ही साथ सिर्फ कम महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही निजी क्षेत्र की सेवाएं ली जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरे जो इसरो के कार्य को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, इसरो के सभी कार्य को निजी क्षेत्रों में दिया जाएगा। ये केवल शोधार्थियों के लिए या कम महत्वपूर्ण के कार्यों के लिए उपयोग निजी क्षेत्रों के अंतरिक्ष यान के रूप में किया जाएगा। हमारा स्ट्रेटेजिक जो अंतरिक्ष यान होगा, या तो सुरक्षा से संबंधित अंतरिक्ष यान होगा, मौसमी संबंधी अंतरिक्ष यान होगा, या तो फिर हम ग्रहों का अन्वेषण करने के लिए जो अंतरिक्ष यान उपग्रह भेजेंगे, तो वो है ना इस पर नहीं, या निजी क्षेत्र नहीं करे। जितने भी उपग्रह सैटेलाइट जो इस प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको सुरक्षा का मानक तय होता है, मौसम संबंधी जानकारियां होती, निजी डाटा से संबंधित होती है, टेक्नोलॉजी आपको जो टेलीविजन टेक्नोलॉजी से सीसेट आप लोग देखते हो, उसका जो टेक्नोलॉजी होगा, या किसी प्रकार ग्रह अन्वेषण के लिए होगा जो उपग्रह छोड़ा जाएगा, वो है ना निजी क्षेत्रों के द्वारा नहीं छोड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा इसमें। अर्थात इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम को निजी क्षेत्र को दिया जाएगा, कम महत्वपूर्ण का, जिसमें आपको शोध के विषय शामिल हो सकते हैं या कोई अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये चीजें आप लोग को समझना है। अब इसके बाद उपकरणों को बनाना, जोड़ना, प्रशिक्षण, असेंबल करना, इंटीग्रेटेड करना, टेस्टिंग करना, जिसे AIT कहा जाता है, जैसे कार्य अब तक इसरो द्वारा लिए जाते थे निजी क्षेत्र। ऐसा नहीं कि निजी क्षेत्र वर्तमान में ही पहली बार आया। इसरो है ना पहले पार्ट्स को, अपने अंतरिक्ष यान या उपग्रह के पार्ट को बनाने के लिए निजी क्षेत्रों का सहायता लेता था, जिसमें आपको उपकरणों को बनाना है, जोड़ने के लिए संबंधित, असेंबल करने के लिए, प्रशिक्षण से संबंधित, टेस्टिंग से संबंधित और भी एस्पेक्ट थे, उससे लेता था। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, क्या आपको जो संस्था है एरोस्पेस जो है, वो पहली ऐसी संस्था है जो इसरो के साथ काम कर रहा है? तो नहीं, ऐसी पहली संस्था नहीं है जो इसरो के साथ काम नहीं करे। इससे भी पहले इसरो निजी क्षेत्रों से कार्य लेता था। हाँ, प्रक्षेपण पहली बार किया गया किसी निजी संस्था के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। अब नोट यहां याद रखिएगा, बीते वर्ष अर्थात कुछ वर्ष पहले ही आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का गठन किया गया था। इसका मैंने पहले भी न्यूज एनालिसिस किया हूं इस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का। यह आधिकारिक रूप से बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया, जो इसरो की वाणिज्यिक संस्था है। ध्यान रखिएगा, यह इसरो, जैसे पहले आप कभी सुनते होंगे ना, 103 उपग्रह को एक साथ भेजा, भारतीय अंतरिक्ष यान ने एक साथ भेजा था। आपको 36 उपग्रह को एक साथ भेजा अंतरिक्ष यान। तो इसका डीलिंग कौन संस्था करता है? यही संस्था करता है, NSIL, जिसे निसिल बोला जाता है। निसिल आपको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और जो इसरो की वाणिज्यिक संस्था है, जो प्रॉफिट कमा के देती है इसरो को। पहले इसरो डायरेक्ट डील करता था, तो कुछ वर्ष पहले ही इसे निसिल का डेवलपमेंट किया गया, और यह किसी भी देश के साथ, मान लीजिए हमको अमेरिका के साथ अंतरिक्ष यान भेजना है, अमेरिका भेजना चाहता है, इजराइल भेजना चाहता है, या कोई अन्य देश इसरो के अंतरिक्ष यान से कोई उपग्रह भेजना चाहता है, तो इसरो डायरेक्ट अब बात नहीं करके इसके एक वाणिज्यिक संस्था डेवलप किया गया इसरो का, निसिल। इससे हम सभी देश अब बात करेंगे, ये अब कितने रेट पर भेजना है यह तय करेगा। इसमें बहुत सी व्यवस्थाएं कायम की गई, जो रेट कायम करेगा, किस प्रकार के टेक्निक को भेजेगा, किस प्रकार से हमको राष्ट्रीय सुरक्षा के हित, सभी प्रश्नों पर यह विचार विमर्श करके लास्ट में नेसिल क्या करेगा, इसरो को डायरेक्शन दे देगा कि आपका ये टारगेट आया है इस साल का, आपको इतने साल में ये आपको 10 अंतरिक्ष यान के साथ आपको उपग्रह भेजना है, आपको किस अंतरिक्ष यान के साथ कौन कौन सा उपग्रह भेजना, ये अब इसरो तय करेगा। आपके पास डिमांड ये आया है, मान लीजिए डिमांड क्या आया, आपको 2023 में, मान लीजिए नेसिल, अब चर्चा किया हुआ ना, 2023 में 100 उपग्रह भेजना आपको अंतरिक्ष में, तो 100 उपग्रह का टारगेट इसरो को दे दिया गया, उस पर काम करे। इससे मान लीजिए 100 उपग्रह भेजने के लिए 10 अरब रुपया लिया, ये नेसिल लिया अन्य देशों से, तो इसका प्रॉफिट आपको संस्था लेती है, देती है। तो ध्यान रखिएगा, नेसिल इस रूप से काम करता है। और उसके बाद लगातार आप देखते होंगे कि इसरो ने लगातार इसके बाद उपग्रहों की संख्या बढ़ा दिया, क्योंकि इसके पास एसेट आने लगा। अब सरकार के अनुदान पर बहुत कम होने लगा, अनुदान पहले सरकार इसरो देती थी ना,
अब धीरे धीरे अपना एसेट क्रिएट करने लगा है और एसेट से ही चीजों को कवर कर रहा है, और आने वाले 10 से 15 साल 20 साल के बाद पूर्णतः अपने पैसे पर खर्च करके ना किसी अंतरिक्ष को भेज सकता है या इसरो। केवल सरकार इसके मॉनिटरिंग करेगी और चीजों को कवर कर सकेगी। अब अनुदान के उसके बाद अनुदान की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसा मुझे लगता है 20 से 25 वर्षों के बाद इस संस्था नेसिल के द्वारा इतने वाणिज्यिक एसेट डेवलप कर लिया जाएगा कि इसरो अपने खर्च पर ही किसी अतिरिक्त भारतीय सरकार के संस्थाओं द्वारा दिए गए अनुदान के एवज में जो चीजें की जा रही थी वो समाप्त हो जाएगी और अपने खर्च पर ही अंतरिक्ष यान को, उपग्रह को अब अंतरिक्षों में भेजा जा सकेगा, ऐसी शक्ति उसके पास आ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्ट इसका आएगा। और नेक्स्ट आप लोगों को याद ये रखना है कि ऐसे मांग पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये आपको लगातार बढ़ी है। इसके संबंध में न्यू स्पेस इंडिया जो है लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को उद्योगों में भागीदार को बढ़ाना है। तो जिस संस्था का निर्माण हुआ उसके बाद, इस संस्था के निर्माण के बाद देखते होंगे लगातार आपको ग्रहों की संख्या बढ़ी है इसरो का, और अब सालाना आपको औसतन 30 से 40 उपग्रह, विदेशी उपग्रह यह भेज रहा है। ध्यान रखिएगा, औसतन की बात हो रही है, 30 से 40 उपग्रह। पहले 2-3 होता था, अब हालांकि कोविड में कुछ चीजें रुकी है, पर जैसे ही उससे पहले देखेंगे उसके बाद चीजें बदलने शुरू हो गई है। तो औसतन 30 से 40 उपग्रह भेजे जा रहे हैं। अब यह एक चीज और याद रखना है, अंतरिक्ष उद्योग का मांग क्या है, अंतरिक्ष उद्योग किस रूप से काम कर रहा है, लाभ किस रूप से होगा। लागत लगातार बढ़ेगी, मांग इसरो का। जैसे आपको इसरो के संदर्भ में जैसे आप देखेंगे कुछ वर्षों से इसरो वार्षिक बजट कुछ वृद्धि हुई है, इसने इसरो के विकास को दर्शाता है। हालांकि देश में अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की मांग काफी तेजी से बढ़ी, जिसके कारण इसरो इन मांगों को पूरा करने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आपको इस संस्था का गठन किया गया, जो आईएन स्पेस है ना, उसकी संस्था का निर्माण किया गया है कि यह अब है ना निजी सेक्टरों को डेवलप करेगा, उसके साथ कोऑर्डिनेट डेवलप करेगा और यह क्या करेगा, अंतरिक्ष भेजेगा। तो इसलिए निजी पार्टियों को भी लाया गया कि अब है ना, पहले अंतरिक्ष है ना 2-3 भेजा करता था, तो सफल अभियान होने लगा। तो सफल अभियान होने के बाद विभिन्न देशों के जो एजेंसियां हैं, अंतरिक्ष एजेंसियां, वो क्या करने लगी, भारत इसरो को ऑर्डर देना शुरू कर दी। अब इसरो के पास पहले 3-4 अंतरिक्ष साल में भेजने की क्षमता थी, अब इसके बाद डिमांड आने लगा 30 से 40 का। तो बताइए कैसे पूरा करेगा अंतरिक्ष यान भेजने के लिए, जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे करेगा। इसलिए क्या किया गया, उसके बाद आपको वाणिज्यिक संस्था डेवलप किया गया। क्या नाम था उसका, नेसिल। नेसिल को डेवलप किया गया। नेसिल अब इन देशों से कवर करने लगा डील कि आप कितना भी दीजिए, अब हम इसको एसेट देंगे, संसाधन देंगे इसरो को, तो इसरो इसको 30 से 40 भेजना शुरू कर देगा। तब ये संस्था है कि अब ये उभर का है कि इसके पर अतिरिक्त दबाव आ गया कि अब 30 से 40 आने के बाद अतिरिक्त दबाव, पहले काम ही नहीं था, 3-4 से 4 भेजा जाता था, अब इतना आने लगा कि इसके पास अतिरिक्त दबाव पड़ने लगा। तो इसके बाद क्या एक निचोड़ निकाला गया कि अब निजी सेक्टरों को भेजा जाएगा, निजी सेक्टर ही अब इस प्रकार के काम करेंगे। और जो मेरा स्थापना का उद्देश्य, जो इसरो की स्थापना का उद्देश्य था कि हम केवल शोध के कार्यों में रहेंगे, R&D करेंगे देश के लिए और उपग्रह अन्वेषण का काम करेंगे, संबंधित काम करेंगे, इसका ही हम केवल दायित्व करेंगे। अब मान लीजिए कोई देश शोध के लिए कोई उपग्रह भेजना चाहता है, तो अब इस निजी कंपनी जो आपको आईएन स्पेस जो है उसके साथ यह डील करेगी। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप बना लीजिएगा, डायग्राम आपको काम देगा। जैसे एक सेकंड में डायग्राम आपको बना देता हूं। पहले इसरो यहाँ लिखेगा, इसरो ISRO इसरो हो गया। दूसरा में नेसिल यहाँ लिखेगा, NICL नेसिल। और तीसरा लिखिएगा यहाँ पर आप लोग इन स्पेस। ठीक, अब इन स्पेस के बाद यहाँ पर रखिएगा थर्ड पार्टी रखिएगा, देश को, विदेशी देश को, विदेशी कंट्रीज को। अब यहां से उपग्रह को लिखिएगा, यह 2014 के बाद की स्थिति। अब यहां से लिखिएगा 2014 के बाद की स्थितियां, पहले पूर्व बाद की। पहले क्या था, इसरो को देता था, 2014 के बाद इसको देने लगा। तो आपको ये सब चीजें कन्वर्ट करना है। ऐसे भी डायग्राम आप कवर कर सकते हैं या अलग तरीके से भी आप डायग्राम बना सकते हैं ताकि एग्जाम में आपको काम करे। अब यहाँ एक चीज और देखना है, कवर करना है आपको।
अब अंतरिक्ष में समग्र विकास होने लगा। देखते होंगे अंतरिक्ष का क्षेत्र का समग्र विकास डेवलप हुआ, मानव पूंजी का यथोचित उपयोग होने लगा, प्रौद्योगिकी उन्नत हुआ, जैसे ब्लॉकचेन टेक्निक, आपको ब्लॉकचेन टेक्निक या और भी डायग्राम जो प्रौद्योगिकी के हैं वो सब डेवलप हुए, नए नए उपग्रह भेजे जाने लगे। तो ये सब नए नए लाभ उभर कर सामने आने लगा इस सेक्टर के योगदान से। जोखिम कम हुआ, जैसे पहले होता क्या था कि कोई उपग्रह प्रक्षेपण यान अगर नहीं होता था सफल तो सरकार पर बहुत अतिरिक्त दबाव पड़ता। जैसे आप हाल ही में देखे होंगे मंगल मिशन 2 सफल नहीं हुआ था, तो हालांकि उसका 80% पार्ट सफल हुआ था, केवल लैंडर नहीं उतर पाया था जिसके वजह से असफल घोषित माना जाने लगा। तो देखते होंगे कि एजेंसियों पर है ना कुछ अतिरिक्त दबाव आने लगा था, तो होता क्या है जोखिम लेना कम कर दिया। तो देखते होते हैं कि निजी क्षेत्र में होता है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के बदल पूंजी का निवेश किया जाता है, आपको विदेशियों की पूंजी इसमें भी लगी रहती है। एक शेयर मार्केट आप लोग नाम सुने होंगे। तो जोखिम बहुत कम होता है इस प्रकार से, तो रिस्क बहुत ज्यादा ये लोग लेते हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जोखिम या हानि क्या होगी, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव पॉइंट तो आप लोग पढ़ लिया ना, नेगेटिव पॉइंट जानिए इसके जोखिम क्या होगा। इसके जोखिम यह हो सकता है कि डेटा संबंधी जोखिम होगा, जो भी डेटा शेयरिंग होगा निजी कंपनी जो 3 पार्ट के हैं आपको भी नाम बताया ना, तीनों के जो डेटा शेयरिंग हो गए उससे संबंधित निजी हाथों में चला जाएगा। और मान लीजिए 30 से 40-50 साल बाद निजी क्षेत्र इतना डेवलप हो जाएगा कि डेटा के संदर्भ में चीजें मॉडरेट कर सकता है। तो डेटा आज के युग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, सभी लोग जानते हैं। विनियमन की चुनौती होगी, किस प्रकार से आने वाले समय में विनियमन किया जाएगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, यह सबसे बड़ा चुनौती आने वाले समय में उभरेगी। हालांकि अभी शुरुआती फेज में है तो चीजें सही चल रहा है। अब मान लीजिए स्पेस एक्स का ही उदाहरण ले लीजिए। स्पेस एक्स जब शुरुआत हुआ था तो कितने कम दरों पर चीजों को भेज रहा था, पर आज देखिएगा स्पेस एक्स लगातार अपने चीजों को भेज रहा है। 400 से अधिक है ना ये सैटेलाइट अभी तक भेज चुका है, चीजों को कवर कर चुका है विश्व में। इसका डाटा आया था जिसको मैंने देखा भी था, यूट्यूब पर है भी, उसे देख सकते हैं आप लोग भी शायद। तो आने वाले समय में विनियमन की चुनौती हो जाएगी। अब पता चलेगा इसरो इसरो कम भेज रहा है सैटेलाइट और निजी कंपनियां ज्यादा भेज रही है, तो बाहर के देश आकर निजी कंपनियों पर ज्यादा आपको यहाँ पर निवेश करना चाहेगी, यहाँ इससे भेजवाना चाहेगी। और साथ ही साथ यह कम दाम पर भी भेजेगी, कम दरों पर लागत पर भी भेजेगी। तो इसरो की प्रासंगिकता जो अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यानों के संदर्भ में उसकी यह भी कमी देखने को मिल सकती है। तो ये एक ड्रॉबैक निकल कर आएगा। हालांकि मुझे जहां तक लगता है कि इस प्रकार की जो समस्याएं होंगी वो जो संस्था, वाणिज्यिक संस्था, वो इस पर विचार कर रहा होगा, चीजों को कैसे कोऑर्डिनेट करना है। तो आने वाले समय में देखेंगे क्या किस रूप से होगा। इसरो को राजस्व का नुकसान होगा, बेशक नुकसान होगा। कैसे होगा, पहले पूरा काम इसरो ही देखता था, इसरो ही भेजता था, इसको 100% आपको दिया जाता था। अब इसका मान लीजिए 20% ही काम निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, तो 20% इसरो को नुकसान हो गया ना। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है, इसको राजस्व का नुकसान। हालांकि एक तरफ यह भी होगा कि अतिरिक्त दबाव को कम कर देगा, पर इसको वाणिज्यिक रूप से नुकसान हो जाएगा। अभी 100% इस जो अभी भेजा गया अंतरिक्ष यान निजी क्षेत्र का 100% इसरो को ही पैसा जाता था, इसरो के वाणिज्यिक संस्था को जाता था। अब मान लीजिए 20% ही इसरो अपने काम को दे रहा है, इसको कन्वर्ट करके आप कर दीजिए। तो 20% जो भी राजस्व है XYZ जितना भी राजस्व, वो तो इसरो को नुकसान हो जाएगा ना, ये नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके बाद अनुचित व्यवसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देगा। आप देखते होंगे निजी क्षेत्र जिन जिन सेक्टरों में आया है प्रतिस्पर्धा बढ़ा है, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ा है तो प्रतिस्पर्धा को पूर्ति करने के लोगों में प्रोडक्ट्स निर्माण करने की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब प्रोडक्ट में बहुत से तरीके हो जाते हैं, एक गुड प्रोडक्ट होता है, बेड प्रोडक्ट होता है। तो इससे बहुत से गुड प्रोडक्ट बनाता है, तो अपनी क्वालिटी के साथ कोई भी, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करती है। पर मान लीजिए इस होड़ में कुछ डिफॉल्ट प्रोडक्ट भी तो मार्केट में आ गए ना, इसी प्रकार से व्यवसायिक अनुचित प्रथाओं को जन्म दे देगा। हालांकि चीजें देखिए आने वाले समय ये अतिशयोक्ति समझी जा रही है, ऐसा होगा। पर अंतरिक्ष क्षेत्र है ना, सेक्टर है, अगर 2-4 बार अगर मान लीजिए लगातार कोई कंपनी, ऐसी निजी कंपनी कोई एक्स कंपनी बनाता है और लगातार वो भेजा जा रहा है उपग्रह, 1-2-4 सफल हुआ अभियान, इसके बाद
कस्टमर आ गए और इसके बाद प्रोडक्ट मिल गया 100, आपको इसको टेंडर मिल गया, आपने 100 अंतरिक्ष यान भेजना है और उपग्रह भेजना है अंतरिक्ष में, तो क्या करेगा, इसके पास लगातार मान लीजिए 5, 6, 10 असफल अभियान हो जाएंगे, तो कोई भी देश इसे देगा नहीं। तो ये भी हो सकता है, इसका दूसरा पार्ट होगा कि अनुचित व्यवहार प्रथाओं को जन्म जो बढ़ावा मिलेगा, अंतरिक्ष क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के वनस्पत कम देखने को मिलेगा। जैसे हम किसी और क्षेत्र में देखते हैं निजी क्षेत्रों का किस प्रकार से हावी हो जाती है, किसी गुड्स एंड सर्विस सेक्टर में आप देखते होंगे ना, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में इतनी स्तर पर निजी क्षेत्रों का जो व्यवसायिक अनैतिक व्यवहार जो है डेवलप हो पाएगा। पर देखने वाली बात है, कुछ तो होगा ही ना। तो इस पर हम लोग आने वाले समय में कभी भी कवर कर सकते हैं। आने वाली ये अभी आपको 20-25 साल बाद उभरेगा, टेंशन नहीं लीजिए। अभी फिलहाल ऐसी प्रथाओं का जन्म नहीं होगा, क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है ना। कोई भी नया क्षेत्र डेवलप होता है ना, तो शुरू में अपने सर्वोत्तम क्षेत्रों को देता है, ध्यान रखिएगा, सर्वोत्तम क्षेत्रों को देता है, सर्वोत्तम अपना टेक्निक डेवलप करेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में उसे अपना धाक जमाना है, कहने मतलब स्पेस क्रिएट करना है। जो इसरो इसे बनाया है ना, इसरो उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए अभी बेस्ट प्रोडक्ट आपको टेक्निक को डेवलप करेगा। तो आने वाले 10-15 सालों तक ये तो असर नहीं दिखा जाएगा अनुचित व्यवहार प्रथाओं को, पर उसके बाद जरूर देखा जा सकता है। तो उस समय की सरकार जो भी होंगी, इसरो उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ निकाला होगा तोड़, तो उस पर हम लोग बात करेंगे उस समय। तब तक आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, 10 साल तक जॉब भी कर लीजिएगा। तो इस न्यूज से रिलेटेड सारे डायग्राम को कवर कर लिया गया है। इससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कमेंट सेक्शन में प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक और है, आतंकवाद पर नो ट्रेड वाला जो टॉपिक चल रहा है ना आप लोगों को, इसकी तीसरी बैठक भारत में हो रही है, जिस पर मैंने चर्चा भी किया था। यह टॉपिक आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 आतंकवाद और बदलते स्वरूप पर यह न्यूज कवर कर रहा है। इस टॉपिक को आपको यूपीएससी और स्टूडेंट जो आपको स्टेट पीसेस वाले हैं, उसे आप लोग क्या करना है, आपको अपनी टैली कर लेना है इस टॉपिक को, और उसके संदर्भ में बातें करना है, समझना है। इसमें देखिए 2-3 चीजें याद रखिए। अभी इस पर जब समापन हो जाएगा, इस पर क्या घोषणा पत्र निकलता है, नई दिल्ली घोषणा पत्र ट्रेडर के संबंध में, उस पर हम लोग बात करेंगे। पर यहाँ कुछ बातें प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, उसे आप लोग को टेलीग्राम आपको ऐप पर दिया गया है, अंडरलाइन पेपर ना, वहां से कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ स्पेशल बताने वाली नहीं चीजें, पुरानी बातें हैं। जैसे जब तक आतंकवाद को प्रधानमंत्री समाप्त नहीं कर देते, भारतीय नीति है, जब तक साफ नहीं कर देते तब तक इस पर काम करना नहीं छोड़ेंगे। यह मानवता के लिए हमला मानते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा माना जा रहा है, ऐसे हमेशा माना ही जाता है, हमारी राष्ट्रीय नीति में शामिल है। और नो मनी फॉर ट्रेडर सम्मेलन का तीसरा संस्करण ये मनाया जा रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए प्रथम और द्वितीय संस्करण किस देश में मनाया गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, गूगल से भी सर्च आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम लोग चीजों को समझ सके। कुछ चीजें ना आप लोग भी सर्च कर लिया कीजिए। अब इसमें देखिए चीजें और भी आता है। आतंकी सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन आतंकवाद कई व्यक्तियों संगठनों का नेटवर्क है, ध्यान रखिएगा। आतंकी सिर्फ एक व्यक्ति है, पर आतंकवाद कई व्यक्तियों संगठनों का नेटवर्क होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज करके प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इस पर आपकी राय मांगी जा सकती है कि आप इसके संदर्भ में किस प्रकार से सोचते हैं। जैसे आतंकी सिर्फ एक व्यक्ति होता है, लेकिन आतंकवाद कई व्यक्ति और संगठनों का नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर कुछ बातों को स्पष्ट इनके द्वारा किया गया। तो अभी इतना ही फिलहाल आप लोग जानिए इनके बारे में। अब इस पर कल आप लोगों को नई घोषणा पत्र आ जाएगा, इसके संदर्भ में क्या इस बैठक में लिया गया उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि देखिए इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नहीं बुलाया गया है, और चीन को बुलाया गया था, पर उसके कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए। तो जानते हाल ही में चीन पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को सह दे रहा था, यूएन में दे रहा है ना, लगातार जो उस पर आता था, वीटो कर जा रहा है उस प्रस्ताव पर चीन। तो कहीं ना कहीं उसके अब वहां पर वीटो कर रहा है, तो यहाँ पर आएगा तो उसकी किरकिरी तो होगी ही ना, इसलिए चीन भी भाग नहीं लेता। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला था तो उसमें बुलाया नहीं गया। हालांकि अफगानिस्तान में अगर लोकतांत्रिक सरकार जैसे गिनी सरकार रहती तो जरूर बुलाया जाता, पर वर्तमान में आपको वहां पर एक किस प्रकार की जब
गिनी सरकार गिरा है, उसके बाद किस प्रकार से हालिया बदलाव हुए हैं, उसको आप लोग देखते हुए भी भारत सरकार ने उन संगठनों को नहीं बुलाया। नहीं तो होता क्या ना कि भारत भी उस संस्थाओं को एक मंच दे देता, अपने टेबल में बैठाता, तो जो संगठन जिस प्रकार सत्ता अभ्यास कर रहा अफगानिस्तान में, उसको मौन स्वीकृति मिल जाती। हालांकि अभी उसके साथ रिश्ते कायम है, ध्यान रखिए, रिश्ते कायम जरूर हैं उसके विदेशी मंत्रालयों के साथ, पर यहाँ पर इस भारत में बुलाकर अगर मंच क्रिएट कर दिया जाता है तो पूर्ण स्वीकृति मिल जाती है। हालांकि मौन रूप से स्वीकृति तो दी ही गई है ना, अगर मान लीजिए आदान प्रदान व्यापार का हो रहा है, प्लस विदेश नीतियों के साथ वार्तालापें होती है, तो कुछ मौन स्वीकृति है, पर मंच साझा कर देता है तो पूर्ण आपको समर्थन इस देश को मिल जाता, जो हालिया घटनाक्रम हुआ है पिछले गत वर्ष सभी लोगों ने देखा है, और इस पर मैंने चर्चा भी किया हूं, तो आप लोग समझ रहे होंगे किस सेंस में मैं बोलना चाहता हूँ। कुछ चीजें ना शब्दों का चयन नहीं करना पड़ता, ऑनलाइन है ना, किनको कब क्या बुरा लग जाएगा समझ सकते, फिर भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ चीजों को, आप लोग समझ गए होंगे किस अंदर में मैं बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, एक देखिए नया एक बिल आ रहा है, इस बिल को भी आप लोग बस रिकॉल रखिएगा, इसको याद नहीं करना, बस रिकॉल, इसके कुछ पॉइंट को कवर करना है कि बिना स्वीकृति निजी डाटा का प्रयोग में 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। यह न्यूज आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 के सरकारी नीतियों सूचना प्रौद्योगिकी के पार्ट में कवर होगा। स्टेट टीसीएस वाले एस्पिरेंट इसे अपने जीएस पार्ट से टैली कराएंगे। देखिए इस बार निजी डाटा को अब कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसके लिए निजी डाटा का इस्तेमाल करने के लिए पहले किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूजर से इजाजत लेनी होगी। अब ये यूजर का इजाजत किस रूप से ये कंपनियां लेगी, अब यह देखने वाली है। अभी देखते होंगे कोई ऐप डाउनलोड करते होंगे तो लगातार परमिशन ओके ओके मांगता है, अब उसमें किसी में बैकअप करने का प्लान नहीं होता। मान लीजिए कोई परमिशन मुझे नहीं देना, अपना डाटा का परमिशन नहीं देना, ऐसी ऐप में ऐसी परमिशन होती ही नहीं है फिलहाल, जितना भी ऐप लगभग ऐपों में नहीं होता है, एक दो ऐप में हो अलग मैटर है, पर अधिकतर ऐप में डायरेक्ट परमिशन, हर में परमिशन का मैसेज तो आता है पर बिना परमिशन दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, अर्थात कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से परमिशन ले ही लेता है, नहीं तो वो ऐप चलेगा ही नहीं। तो ये देखने वाली बात होगी, परमिशन जो यूजर देगा वो किस रूप का होगा यूजर, ये पार्ट हम लोग देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, जब ये आपको अभी हालांकि देखिए आप लोग माई गवर्नमेंट ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर इसका राय मांगा जा रहा है, तो आप लोग को जो राय लगता है तो राय दीजिए, जो भी आप जानते हैं। देखिए इससे होता है एक्टिव मोड में आप काम करते हैं, हम लोग भी अपना राय अभी कुछ दिन में भेजेंगे, 17 दिसंबर तक है कि इसमें किस प्रकार से काम करना चाहिए आईटी मंत्रालय को। तो डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा कानून प्रस्ताव मसौदे सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिया गया है, तो इसमें चीजें हम लोग अपनी अपनी राय देश के सभी लोग इसको देंगे, तो उसमें जो भी नॉर्मल नॉर्म्स होंगे उसको लागू किया जाएगा। और निजी डाटा का इस्तेमाल करने से पहले यूजर के संदर्भ में जानकारी देने की बात की, प्रोटेक्शन अधिकारी का नंबर और पता भी देना होगा, जो भी डाटा प्रोटेक्शन होंगे उसका नंबर और अधिकारी की जानकारी यूजर्स को देना होगा। सहमति वापस ले सकेगा, सहमति वापस लेने हेतु निजी डाटा का प्रयोग रोकना होगा। तो ये सब चीजें आपको इस बिल में की गई है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बिल के बारे में कुछ कुछ खास बातें की गई, इसे आप लोग नोट डाउन फिलहाल कर लीजिएगा। चीजें आपको इसी के साथ, जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बंद करते करते ही उस यूजर के डाटा को हटाना होगा। अब मान लीजिए मैंने फेसबुक डिलीट कर दिया था कुछ दिन पहले, तो जो मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ था उस दौरान मैंने अपना फेसबुक डिलीट कर दिया था, तो मैंने अनायास देखा क्या फेसबुक ने मेरा डाटा डिलीट किया, तो देखा मैं ओपन करके, ये 2-3 दिन पहले की बात है, तो इसने डिलीट ही नहीं किया। ये बोलता है कि आपको 45 दिन तक आपका डाटा डिलीट नहीं होगा। तो मैं आज परमिशन दे रहा हूं कि मुझे डाटा डिलीट करना, तो शॉर्ट नोटिस के साथ ही आपको डिलीट कर देना होगा, ऐसे ही बातें की जा रही है। तो ये सब ड्रॉबैक जो है ना, आप लोग पता ही, मैंने बताया ही था कुछ दिन पहले मुझ पर साइबर अटैक हुआ था, उसके बाद मैंने बहुत सी चीजों को डिलीट किया, उसमें फेसबुक भी मैंने डिलीट किया था। तो मेरे डाटा को डिलीट नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इसका अनुचित उपयोग वो कर रहा होगा ना, मेरे रिसोर्स को। मान लीजिए 4000 लोग मेरे लोग हमसे जुड़े हुए थे, फ्रेंड रिक्वेस्ट के तौर पर फ्रेंडशिप थे, अब सभी अधिकारी थे, तो उनके डाटा का रिसोर्स यूज कर रहा होगा, वो हो सकता है, ये एक पार्ट हो सकता है। तो ये चीज होना चाहिए कि अगर कोई उपभोक्ता अगर बोलता है कि मेरे अकाउंट को डिलीट करो, तो उसके सारा डाटा को
उसी दिन डिलीट करके उसे मैसेज भेजना होगा, ऑल डाटा आर डिलीट फॉर योर जो भी सोर्स होगा। तो ये सबसे बड़ा चीज इस मसौदे में होना चाहिए। बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है सरकार द्वारा। बैंक खातों के बंद कराने के बाद केवल नियम के तहत आपको केवाईसी नियम के तहत तय सीमा में ही बैंक अपने डाटा कम रख सकेंगे। तो जो डाटा का समय रखने का समय है उसमें आपको केवाईसी के तौर पर रखने की दी गई छूट। बैंक खाता खुलवाने के दौरान फॉर्म पर होगा देना होगा लिखा होगा निजी डाटा संबंधित दस्तावेज का इस्तेमाल सिर्फ केवाईसी के लिए होगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह का बहुत से आपको यहाँ पर बातें की गई, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो लिखा हो उसको क्या पढ़ना है आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको जो अंडरलाइन पेपर दिया गया इसके एस्पेक्ट हम लोग जब ये मसौदा आ जाएगा बिल बन के उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट, आप लोग तब तक चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। अब कल का एक नया सीरीज आप लोग को स्टार्ट कर दिया गया है कि प्रत्येक संडे को एक आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा मेंस का। आपको उस दिन लिख के इवनिंग 10 PM तक टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देना है। आपका पीडीएफ उसका ध्यान रखिए, पीडीएफ शेयर करना, फोटो मत शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन आज मैं दे दूंगा आप लोगों को। जो प्रीवियस आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस कराया गया उससे संबंधित टॉपिक को, तो अभी आपको 10 PM तक, कल संडे है तो संडे के आपको 10 PM तक इसके पीडीएफ को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए कि क्वेश्चन यह है कि जो कोप सम्मेलन है वो अपनी प्रासंगिकता को केवल, लिख देता हूं मैं यहां पर, कोप सम्मेलन अपनी प्रासंगिकता को केवल कागजी स्तरों पर ही दिखता है। धरातलीय स्तर पर लाने के लिए इसमें कौन कौन से प्रासंगिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आप सुन लीजिएगा फिर से दोबारा पॉज करके रिपीट करके कि कोप जो सम्मेलन हो रहा है वो केवल कागजी स्तरों पर सीमित है। इस धरातलीय स्तर पर लाने के लिए इसमें कौन कौन से प्रासंगिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में आप लोगों को केवल 150 से 200 शब्दों में से लिखना है, ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, 150 से 200 शब्दों में। इसका आंसर मॉडल आप लोग पीडीएफ के रूप में आप लोग ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आपको लिंक इसमें दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन बॉक्स में, नहीं तो टेलीग्राम पर युक्ति IAS सर्च कीजिएगा, आप हमें वहां पाइएगा, वहां से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, हम उम्मीद करते हैं बहुत से लोग इसमें भाग लेंगे। देखिए फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल में वैश्विक माहौल के मुताबिक सुधार की बात की जा रही है। हमारे जो प्रतिनिधि है कंबोज जी के द्वारा, उनके UN जो क्योंकि सुरक्षा परिषद में है, भारत अस्थायी सदस्य के रूप में अगले महीने उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और मैंने आपको इसके संदर्भ में पहले भी बताया कब तक भारत का कार्यकाल है, कौन कौन से देश शामिल है, अब तक कितने बार कार्यकाल इसमें भारत शामिल हो चुका है। तो आप क्वेश्चन के तौर पर, आज की पीटी क्वेश्चन के तौर पर बताइए अब तक भारत ने कब कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, और लास्ट कब चुना गया ये भी बताइए, किस डेट के कार्यकाल के साथ। ये सब चीजें मैंने पहले भी कवर कर चुका, जो एक्टिव स्टूडेंट होंगे वो जरूर देंगे आंसर। यही सब करिएगा, पीटी क्लियर हो जाएगा। बोलिएगा पीटी कहाँ प्रश्न पूछता है, प्रश्न यही से पूछता है। अब देखिए इस संस्था में सुधार के लिए प्रक्रिया जितना लटकाया जाएगा, इसके प्रतिनिधित्व के प्रति लोगों का भरोसा उतना ही कम होगा। यह भारत में UN के प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज के द्वारा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कंबोज के द्वारा ये लगातार बात की जा रही है, भारतीय प्रतिनिधि द्वारा ये लगातार कई वर्षों से की जा रही है। इससे पहले भारत के प्रतिनिधि कौन थे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने इस पर भी चर्चा किया, बताया हूं आप लोगों को। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर बात क्या किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अस्थायी सदस्यता के लिए बात हो रही है ना, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना, उसमें जो कार्यक्रम की नीति है उसमें बदलाव करने की बात है, उसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देशों को शामिल करने के लिए बात की गई है। जिसमें देखिए ब्रिटेन भी समर्थन करता है, अमेरिका भी समर्थन करता है। हालांकि भारत के
शामिल करने के लिए समर्थन करते हैं, और अलग अलग ग्रुप इन सभी देशों का समर्थन करता है कि हाँ इसमें शामिल करना है सिक्योरिटी काउंसिलों पर। जो अभी धाक बना के बैठे हुए हैं कुछ देश, जैसे चीन इसका विरोध करता है, वो बोलता है पाकिस्तान को भी शामिल करो इसमें। तो हम क्या बोले इसके संदर्भ में, चीन की नीतियों के संदर्भ में, आने वाले 10 से 15 साल का वेट कीजिए आप लोग, अपनी ही जिंदगी में चीन की तबाही आप लोग देखिएगा। जो मैं लाइन बोल रहा हूँ ना, वो लाइन याद रखिएगा, अगले 10 से 15 या 20 साल मान के चलिए, 20 से 25 साल के, इसी 25 साल के अंदर चीन की तबाही शुरू हो जाएगी। और चीन की तबाही इतनी दुर्गति के साथ होगी ना, वो उसको भी नहीं पता है कि वो इस तावे पर बैठा हुआ है ना, पूरा विश्व उसे न नजरिए से देख रहा है। आप आतंकवाद के मुद्दे पर अब समर्थन करने शुरू कर दिए अपने हितों के लिए, तो आपकी विदेश नीति को, आपके आने वाले सहयोग नीति को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान जब से निर्माण हुआ उसका एस्पेक्ट इसी रूप से देखा गया कि ट्रेड फंडिंग के रूप में, आपको डेवलप देश के रूप में यह देखा गया। इसने जैसे मान लीजिए भारत हो, ब्राजील हो, दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी, इस सब का इतिहास देखिएगा तो मानव प्रकृति के निर्माण के लिए बहुत से काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए बहुत सा काम किया है। पर पाकिस्तान का एक दो एग्जाम्पल छोड़कर ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट नहीं है जो विश्व समुदाय को लाभ देता हो। आप ऐसा लिस्ट, फेयर लिस्ट, मान लीजिए हम ब्राजील की बात करेंगे तो 100 लिस्ट ऐसा निकल सकता है, दक्षिण अफ्रीका की बात की ऐसे 50-100 लिस्ट निकल सकता है, भारत की लिस्ट निकाला जाएगा तो ऐसे भी 100-200 लिस्ट निकल जाएगा जो जन कल्याण, विश्व जन कल्याण के लिए बात कर रहा होगा। जर्मनी की भी, हालांकि जर्मनी द्वितीय विश्व के संदर्भ में, प्रथम विश्व के संदर्भ में कुछ उसके नकारात्मक प्रभाव थे, पर जर्मनी जब से रिबैक हुआ है उसके बाद उसने विश्व को बहुत कुछ दिया है। पर पाकिस्तान जब से निर्माण हुआ ना, एक दो कॉन्सेप्ट को अगर छोड़ दिया जाए, अगर अपवाद स्वरूप, हो सकता है गलती स्वरूप भी उसने दे दिया होगा उसके लोग, पर ऐसा कोई इतिहास है ही नहीं, विश्व के लोगों को इसने है ना बढ़ चढ़कर कुछ योगदान दिया हो जिससे विश्व गर्व कर सके कि हाँ तुमने कुछ ऐसा काम किया है। सोच के देखिएगा, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको सोच के देखिएगा। अगर उस देश को कोई दूसरा स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में लाने के लिए इसलिए जोर दे रहा है कि भारत उसमें जाना चाहता है, उसके काउंटर के तौर पर उसे लाना है, तो उस देश की दुर्गति लिखी हुई है ना आने वाले कुछ समय में। अगर पाकिस्तान अपने रवैये को चेंज कर ले और विश्व समुदाय को अन्य देशों के जिस तरह समुदाय देता है योगदान, उस तरह देना शुरू कर दे तो पाकिस्तान को भी वेलकम है। पर वो ऐसा नहीं कर पाएगा ना, उसके नेचर में ही, डीएनए में ही नहीं है। जब जस्ट जन्म इसका हुआ था, इसको अलग राष्ट्र निर्माण किया गया था, उसके डीएनए में ही डिफॉल्ट हो गया था। यह राष्ट्र है ना, आपको राष्ट्र आपको किस सिद्धांत पर चल रहा है? सर्वोच्चता के सिद्धांत पर चल रहा है। ध्यान रखिएगा, अपने धर्म को मानिए आप, कोई डाउट नहीं है, पर धर्म को राष्ट्र की नीति बना दीजिएगा ना, तो राष्ट्र की नीति, सर्वोच्चता की नीति जब कायम कर दीजिएगा तो आने वाले अन्य राष्ट्रों के साथ आपकी विदेश नीति डिफॉल्ट क्रिएट होगा ही। और ये पाकिस्तान के विदेश नीति के हरास होने का सबसे बड़ा कारण है। इसका एक शोध का विषय है, आपको जब मेंस में आईआर पढ़ाऊंगा, आईआर जब कवर करूंगा तो वहां ये चीजें बताऊंगा क्यों आपको पाकिस्तान इस तरह डैमेज हो गया, इस तरह। उसी के साथ जब उसके बाद बांग्लादेश निर्माण हुआ, उससे टूटकर आज बांग्लादेश कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। बांग्लादेश की नीति को आप पढ़िए और पाकिस्तान की नीति को पढ़िए, दोनों एक ही थे ना, पर बांग्लादेश की नीति और पाकिस्तान की नीति में आसमान जमीन का अंतर है। ये भी मुस्लिम कंट्री है, इंडोनेशिया भी मुस्लिम कंट्री है, और भी देश मुस्लिम कंट्री है, पर पाकिस्तान की मुस्लिम कंट्री का नीति किस रूप से हावी है और इन देशों की मुस्लिम नीति जो विदेश नीति है किस रूप से हावी। जब तक इसे नहीं समझिए आप लोग इसके दुष्प्रचार को नहीं समझ पाइएगा। पाकिस्तान के डीएनए में ही फॉल्ट है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ, लगेगा किसी को बुरा लग जाएगा, पर इसके डीएनए में ही फॉल्ट है। जबकि डीएनए का फॉल्ट सही नहीं कीजिएगा, उनका जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है उसको ठीक नहीं कीजिए, वो राष्ट्र ठीक होगा ही नहीं। और ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक ये चीजों को इस तरीके से अब भारत को एक तरफी नजरिए से देखना बंद नहीं करेगा। अरे भारत से पूरा विश्व सीख रहा है, हमारा पड़ोसी हमसे नहीं सीख रहा है। उस कहावत सुने ना,
चिराग तले अंधेरा, वही कहावत इसके साथ फिट होता है। दिया जल रहा है पूरा विश्व में, उसका प्रकाश जा रहा है, और ये हमारे बगल में बैठा हुआ है और वहीं अंधेरा छाए हुए। अगर पाकिस्तान अपनी नीतियों को चेंज कर ले, भारत के सहयोग की नीति में आ जाए ना, उसका उत्थान ऐसे ही हो जाएगा। इसको कभी भी IMF से ना कर्ज लेने की बात नहीं हो, चीन से कभी कर्ज लेने की बात नहीं होगी, बस इंडिया से वो बेहतर संबंध स्थापित कर ले तो ये करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अलग अलग नशा सवार रहता है ना इसके देश पर। तो चलिए हम लोग उस समय बात करेंगे आगे, पर अभी सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। तो देखिए लगातार कुछ दिनों से बात हो रही है। अब मुझे भी जहाँ तक लग रहा है, जो परिस्थिति बनी है कोरोना काल के बाद, रूस यूक्रेन के बाद, भारत का भागीदार कैसे उभरा। मान लीजिए भारत के कहने पर रूस अपना युद्ध रोक देता है, तो एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरेगा, नीति के रूप में। तो आने वाले कुछ दशकों में या एक दो साल में, एक दो दशक के अंदर ही मान के चलिए, हालांकि उतना समय नहीं लगना चाहिए, फिर भी एक दशक तो मान ही सकते, 10 साल के अंदर ऐसा कुछ स्टेप लेगा UN, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें भारत जैसे देशों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकेगा। बस ये होगा कि रूस यूक्रेन के मामले में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी भारत को दिया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अभी मैं कुछ समय में आपको G20 का सम्मेलन, वहां पर मैं कुछ स्पष्ट करूंगा बातों को, ऐसे क्यों हो रहा, उभर रहा, विश्व राजनीति कैसे ऐसे उभर कर सामने आ रही है। पर मैं आपको क्या बोलूं, कोई सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, पहले भी मैंने बताया था, सत्ता नहीं कोई छोड़ना चाहता, सत्ता का अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहता। वही सबसे बड़ा समस्या है इन अस्थायी देशों के, सदस्य देशों के साथ। चलिए अब देखिए, इजराइल और भारत के बाद संयुक्त सुरक्षा अभ्यास शुरू होगा। सबसे बड़ा जो संयुक्त सुरक्षा अभ्यास है, उसके संदर्भ में न्यू अपडेट्स आएंगे, तो PT फैक्ट के रूप में से कवर कर लेना आप लोग को। अभी इस पर कोई वार्ताएं चल रही है, नए आपको संयुक्त सुरक्षा अभ्यास प्रारंभ होगा, तो उस पर जब आएगा तो हम न्यूज कवर करेंगे। देखिए 3 जजों की कोलेजियम ट्रांसफर की सिफारिश की गई है, जैसे मद्रास की है, पटना का, राजस्थान का। तो ध्यान रखिएगा, तीनों को याद रखना आप लोग को। प्रश्न यहाँ से PT फैक्ट के रूप में, हालांकि कोलेजियम अंतिम रूप से जब तक राष्ट्रपति के द्वारा नहीं दिया जाता है अनुसमर्थन या उसे स्वीकृत नहीं किया जाता, तब तक नहीं होगा। पर कोलेजियम का जो अनुशंसा जाता है, अमूमन राष्ट्रपति उसे मान ही लेते हैं। तो जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी, इसमें PT फैक्ट के रूप में आप लोग को प्रश्न कवर करना होगा। तो वेट करेंगे हम लोग उस दिन तक। चलिए इसी तरह आप लोग को नेक्स्ट नीचे बढ़ जाना है, नीचे आपको आ जाना है। देखिए यहाँ पर कुछ केस स्टडी दिया है, इस केस स्टडी को आप लोग देख लीजिएगा। यह जो पूर्णिया जिले के हैं, बिहार के पूर्णिया जिले के हैं, मोहम्मद कैफी, इन्होंने रोड सेफ्टी के संदर्भ में कुछ बेहतर काम किया। इनके कुछ चचा जान थे जिनका डेथ हो गया बचपन में, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, रोड पर जिंदगियां बचाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर मुहिम पहले शुरू करते हैं, उसके बाद लोगों का समर्थन मिलता है तो सहयोग करने लगते हैं रोड एक्सीडेंट के संदर्भ में। तो केस स्टडी के तौर पे इसे आप इनका नाम ले सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं, पूर्णिया जिले के हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कुछ बातें हैं आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। तमिलनाडु मॉडल का आप लोग याद रखिएगा, रोड सेफ्टी के संदर्भ में तमिलनाडु मॉडल। तो इसे तमिलनाडु मॉडल को लेकर क्या है, स्टेट और नेशनल हाईवे पर दुर्घटना के लिहाज से अति संवेदनशील स्थानों के आसपास आपात चिकित्सा केंद्र और दुर्घटना सहायता केंद्रों की स्थापना की गई है। मान लीजिए कोई हाईवे है, आप लोग ब्लैक स्पॉट का नाम सुने होंगे रोड एक्सीडेंट में, या गोल्डन आवर का नाम सुनते होंगे। गोल्डन आवर क्या होता है, जब रोड एक्सीडेंट होता है तो पहला जो प्राथमिक 1 घंटा होता है वो गोल्डन आवर कहा जाता है उसे। इसी में आपात चिकित्सा के लिए है ना, सुविधा देने के लिए तमिलनाडु स्टेट और नेशनल हाईवे पर छोटे छोटे केंद्र, दुर्घटना केंद्र, सहायता केंद्र स्थापित किया है। एम्बुलेंस सेवा दुर्घटना की स्थिति तत्काल प्रक्रिया देती। तो तमिलनाडु मॉडल आप लोग को याद रखना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट जो पास आउट हो जाते हैं या तो जिनका PT हो गया, तो ये सब प्रश्न करते हैं कि सर मॉडल कहाँ से मैं लाऊं, केस स्टडी कहाँ से लाऊं। तो भाई साहब सब लोग आप लोग समझिए, यही मॉडल होता है। सड़क सुरक्षा पर 2-3 मॉडल आप लागू कर सकते हैं, तमिलनाडु मॉडल लागू कर सकते हैं। आपको इसी तरह आपको महाराष्ट्र मॉडल दे सकते हैं। तो देखिए मॉडल है ना, आपको कहीं कहीं बनाना नहीं है, कोई भी स्टेट में लागू किया गया, किसी देश में लागू किया, जैसे स्वीडन या नार्वेजियन देश का जो मॉडल है सड़क सुरक्षा में, उसे भी हम लोग लागू कर सकते हैं। बस मंशा ये है ना कि आपको
समझ कितना रहे, उसका यूज कितना करें। न्यूज तो सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है, पर उसको एग्जाम ओरिएंट कितना कवर किए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग विश्वास कीजिए, इन सब चीज़ों को कवर करना होगा। नेक्स्ट इसी तरह एक देखिए, ईडी पर छापा जो चला था, उस पर उनको जो झारखंड के मुख्यमंत्री उनको बुलाया गया था, उन्होंने एक प्रश्न का तीर छोड़ दिया। क्या? कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिम्मेदारी अधिकारियों की है, जिला से लेकर मुख्यालय तक अधिकारियों की तैनाती है। अगर भी फिर भी भ्रष्टाचार जारी रहा तो इसकी सजा ऐसे अधिकारियों को मिलनी चाहिए जिन पर इसे रोकने का जिम्मेवारी थी। सीएम हर बात के लिए दोषी कैसे ठहराए जा सकते हैं? तो ये अपने जांच जो बुला सुनवाई के लिए बुलाया गया था इनको, कुछ राय मशवरा के लिए कि आपसे पूछताछ होगी इस मामले में, खनन मामले में। तो इनके द्वारा एक कार्यपालिका से संबंधित प्रश्न चिन्ह, उसके कार्यक्रम, तो ये एथिक्स के पेपर 4 में काम देगा आपको। और पॉलिटी के सेक्टर में जहां नौकरशाह के संदर्भ में चर्चा होगी, वहां पर ये टॉपिक काम देगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आप लोगों को यह क्वेश्चन है ना, आपको इंटरव्यू तक काम देगा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी है, संस्थाएं है ना, तो जिला से लेकर मुख्यालय तक इसके अधिकारियों की तैनाती, तो फिर भ्रष्टाचारियों की सजा ऐसे अधिकारी को मिलना चाहिए, पर हम विधायिका के लोगों को क्यों दें? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था कायम है भारत में, जिसमें विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। अर्थात जो विधायक लोग हैं ना, उसके प्रति कार्यपालिका नौकरशाह लोग उत्तरदायी हैं। तो नौकरशाह इसके प्रति ही उत्तरदायी है। तो भाई, आप शक्ति इन्हें कार्यकरण कर दिए गए, पर मॉनिटरिंग का पावर आपको दिया गया है। आपके मॉनिटरिंग पावर के बिना यह कुछ नहीं कर सकता है, और आप अतिरिक्त दबाव भी तो देते हैं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति ही केवल जिम्मेवार है? अगर घर परिवार में आपका एक घर है, 10 लोगों का घर है, उसके मुखिया आप है, एक्स कोई मुखिया है, अगर घर में कुछ कांड हो जाता है तो उसका जवाबदेह अंतिम रूप से कौन होगा? वो व्यक्ति तो होगा ही होगा, साथ में उस घर का मुखिया भी, उससे प्रश्न पूछा जाएगा, उनको भी कटघरे में रखा जाएगा। क्यों नहीं आप उन संस्थाओं को कंट्रोल किए गए? क्योंकि यह घर का व्यक्ति आपके प्रति उत्तरदायी है। क्या समझे? इस लॉजिक को समझ रहे हैं ना? संसदीय शासन व्यवस्था यहाँ कायम है। तो बिना बिना चीजों को समझे ना, आप लोग जो तीर छोड़ते हैं उसे समझने की जरूरत है कि अधिकारी कुछ भी कर लेंगे ना, अंतिम रूप से जवाबदेह आप ही को कायम किया जाएगा। क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अर्थात नौकरशाह विधायिका के प्रति अर्थात विधानमंडल के प्रति, उसके मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो भी कार्य करेगा उसकी अंतिम जवाबदेही इन्हीं की होगी। तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत, केवल मलाई खाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ कोई छिपा हुआ नहीं है, पूरा इंडिया जानता है कितने विधायक कितने लोगों को जूता साफ करवाते हैं। बहुत से लोग अब बोलते हैं कि नौकरशाह को छूट नहीं दिए हुए हैं। पैर, अब कोई अधिकारी, आईजी रैंक का अधिकारी कोई विधायक का पैर छूता है तो इससे शर्म की बात और कुछ हो सकती है? तो क्या स्थिति नौकरशाहों को आप लोगों ने बना रखा है, ये सभी लोगों को पता है। इसको समझाइए नहीं, बस ये समझिए कि आप अपने कार्य को करिए। आपका कार्य दायित्व क्या है? आपका दायित्व ये था कि आपके अंडर विभाग में, मंत्रालय में अगर कोई ऐसा काम हो रहा है, अंतिम रूप से रिपोर्ट आपको लेनी थी, और जो व्यक्ति को सह दिए जा रहे थे आपने, उसको त्वरित निकालेंगे। यहाँ पर तो बातें मैं बोल दूंगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी। हमारे देश में ऐसे भी हैं जो सोनिया गांधी के परिवार को टारगेट करते हुए, उनके दामाद जी को, रॉबर्ट वाड्रा जी को, उनके अनैतिक कार्यों को कोई प्रशासक रोकता है तो उस प्रशासक को इतना टॉर्चर किया गया, आज तक उसकी अस्थायी नियुक्ति नहीं किसी विभाग में हो से, हर 2 साल 3 साल में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो प्रशासक को तो आप लोग ऐसे करने देते हैं काम। अब बोलते हैं कि प्रशासक की जवाबदारी, उसको खुले छूट पर दीजिए ना, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। प्रशासक मानते हैं, प्रशासक के कुछ लोग अनैतिक रूप से व्यवहार करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इसका मतलब सभी भ्रष्टाचारी तो नहीं ना है, पर विधायक सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं। ये डाटा रिकॉर्ड है, सिपरी का डाटा रिकॉर्ड है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाए, आपका मान लीजिए जब आपकी विधायकी शुरू होगी, मान लीजिए 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में होगा, आज आपकी संपत्ति 100 करोड़ के आसपास होगी। कहाँ से लाए? 5 साल में आपका वेतन मात्र 4 लाख 5 लाख के आसपास आता है मंथली।
तो दूध के दूल्हे यहाँ कोई इंडिया में नहीं है। तो सिस्टम को सही करने के लिए न्यूनतम मानक जो तय किए जा सकते उसको तय कीजिए। इन सब चीजों पर जब कुछ है ना, अब मैं कुछ शब्द अशब्द बोल दूंगा, ठीक नहीं लगेगा, नहीं होना चाहिए एक टीचर के द्वारा, पर कुछ चीजें है ना जब प्रशासन में सीना चोरी भी करो और सीना जोरी भी करो तो चीजें है ना बहुत सी चीजें उभार देती है। तो ध्यान रखिएगा। अवैध खनन साहिबगंज के मामले आए हैं तो जितने लोग हैं उनको तड़ी पार कीजिए, उनको पकड़िए। सिस्टम देखिए जब कोलैप्स करेगा ना तो जनता का है ना लोकतंत्र से है ना, लोकतंत्र और उसके बनाए गए सिस्टम से है ना विश्वास खो देगा। तो आने वाले कुछ समयों के बाद आपको गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो पूरी संस्था है, केंद्र की संस्था हो या राज्य की, किसी भी राज्य की संस्था हो, उसको अपनी जवाबदेहिता तय करनी होगी। आपको मैं बताऊं जो इस संस्था के बारे में, कोई भी संस्था के कार्यकरण के बारे में, मेरे पर साइबर अपराध हमला हुआ था कुछ दिन पहले ही। मैंने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट में किया, झारखंड के क्राइम रिपोर्ट में किया, बिहार के क्राइम रिपोर्ट में, क्योंकि मैं उन राज्यों से जुड़ा हुआ हूँ। तीनों जगह मैंने नेशनल क्राइम रिपोर्ट में, नेशनल क्राइम रिपोर्ट और स्टेट क्राइम रिपोर्ट में अपना जो कंट्रोल बोर्ड है वहां पर जाके ऑनलाइन आपको शिकायत दर्ज किया। पीएमओ को ट्वीट किया, गृह मंत्रालय को ट्वीट किया। तो किसी व्यक्ति ने इसका अपने स्तर पर कोई सुझाव लिया? आज मुझे कल मैसेज आया, ये 1.5 महीने का घटना हो गया, 1 से 1.5 महीने का घटना हो गया है, और कल मुझे मैसेज आता है कि आपकी फाइल आगे बढ़ाई गई है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति विशेष पर उसके जीवन और मरण से संबंधित कुछ चीजें हो जाएगी, मान के चलिए, तो क्या कोई संस्था, कोई मंत्रालय, जो आप पीएमओ ऑफिस हो या तो कोई भी संस्था है, काम इस तरीके से करेगी तो जवाबदेहिता प्रशासन में कर पाएगी? नहीं ना। तो आप पहले सिस्टम को ठीक कीजिए, दोषारोपण को बाद में लगाते रहिएगा। बहुत से ड्रॉबैक आप में है और प्रशासन के अंगों में है, तो उसे ठीक कीजिए, नहीं तो अवैध कानून खनन कैसे हो जाएगा। बहुत सी चीजों को है ना, चीजें बात से साइड में चल जाएगा, सॉरी इसके लिए। क्योंकि कार्यकरण ऐसे देखने के बाद कुछ नेताओं के, अब मान लीजिए बिहार के एक हमारे ऐसे नेता है जो भोजपुरी को पहली अनुसूची में शामिल करना चाहते हैं। अब मैं इन पर पर्सनल कुछ बोल दूं तो लग जाएगा इनके पार्टी समर्थकों को बुरा। इस विधायक को, इस नौजवान को ये नहीं पता, नौजवान विधायक को, कि पहली अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची क्या है। और ऐसे ऐसे लोग प्रशासक को समझाते हैं कि तुम काम सही से करो। अरे कम से कम फील्ड वर्क तो काम कर लो। जब जिस चीजों को पूछा जाएगा सवाल, उसमें तो फील्ड वर्क कर लो, एक होमवर्क कर लो कि हमें क्या बोलना है। जो मन में आया बोल दिए। ऐसे यहाँ पर आपको जो मन आया वो बोल दे रहे हैं। अब बोलते हैं कि सिस्टम खराब है। सिस्टम खराब है, सिस्टम की व्यवस्थाएं खराब है, उसमें कार्य कर रहे हैं लोगों की प्रवृत्ति, नीति खराब है। अब बताइए 8वीं अनुसूची या पहली अनुसूची जिस विधायक को समझ नहीं है, उस सिस्टम में प्रशासन जो अपने काम करेगा उसके व्यक्तिगत निर्णय को कितना प्रभावित करता होगा, सोच के देखिए ना स्तर पर। अब प्रशासन को सही करने चले हैं, तो ये सब चीजें आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझना होगा। कोई यहाँ दूध का दूल्हा नहीं हुआ। सिस्टम सत्ता नाम का जो है ना, मैंने आपको बताया ना, सत्ता केवल सत्ता अभ्यास के संदर्भ में देखा जाता है। जिसके पास सत्ता अभ्यास करने की शक्ति होगी, पूरा सिस्टम को वैसे ही मॉडरेट करेगा, वो केंद्र में हो या स्टेट में हो या किसी भी आपके घर परिवार में हो। सत्ता का पावर जिनके हाथों में होगा, सत्ता जिसको उपयोग कर रहा होगा, वही सर्वसर्वा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नहीं तो भावनाओं में बह जाऊंगा मैं भी और आप भी बोलेंगे सर कहां से कहां चले गए। कोई बात नहीं। देखिए ये नेहरू की गलतियां जो हाल ही में सॉरी, कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था ना रजजू जी का कि नेहरू की 5 गलतियां हैं। उसी के सन में कुछ विवाद हुआ, मैंने अंडरलाइन कर दिया, उस पर चर्चा किया जा चुका है, तो आप इस अंडरलाइन को देख लीजिएगा। और कुछ इस पर विशेष बातें नहीं करनी, उसी दिन मैंने सारे विशेष बात वहां कर दिया था। नेक्स्ट है G20 की भूमिका। वैश्विक संकटों के बीच G20 की भूमिका की तलाश की जा रही। ये आर्टिकल आप लोग आज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बातें की गई कि क्यों भारत, ब्राजील और अन्य देशों में इसकी भागीदारी देखने को मिल रही है। दक्षिण अफ्रीका में देखिएगा 2023 का कहाँ आयोजन G20 का होगा, भारत में होगा। 2024 का कहाँ हो रहा है, आपको ब्राजील में होगा। और 2025 में क्या होगा, आपको
दक्षिण अफ्रीका में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके संदर्भ में ऐसा क्या कारण है जो इन देशों को G20 जैसे और भी देश हैं G20 में मजबूत देश, वहां पर सम्मेलन का आयोजन हालिया गत वर्षों में न करके इन राष्ट्रों में किए जाने की संभावनाएं देखी जा रही है। इसके पीछे दो तीन चीजें आप लोग याद रखिएगा कि 1999 का जो आर्थिक संकट आया था ना, वो एशियाई संदर्भ में वित्तीय संकट को प्रभाव देखा था और यूरोपियन कंट्री में प्रभाव बहुत देखा गया था। तो नवीन जो अर्थव्यवस्था, उभरती हुई नवीन अर्थव्यवस्थाओं ने इन आर्थिक नीतियों, जो 1999 का था आर्थिक दबाव जो पड़ रहा था मंदी के संदर्भ में, निकालने में बहुत काम किया था। वर्तमान में भी देख रहे हो 2020 के संदर्भ में नवीन उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो है, जैसे दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, आपको ब्राजील है, जिसमें भारत की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है ना, घटाने के बावजूद भी 6.8 से लेकर 7.2 तक के रेशियो सभी लोग लगाए हुए हैं, कम हो गए। वही विश्व का जीडीपी ग्रोथ कितना देखने को मिल रहा है, 1.3 से लेकर 2.4 तक के विभिन्न संस्थाओं का अनुमान लगाया गया। तो ध्यान रखिएगा कि इतने बड़े बदलाव जब जीडीपी ग्रोथ दिया जा रहा, तो विश्व की जो भी अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो इन देशों को उभरती हुई नवीन अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में काम करना चाहता है, उसे मौका देना चाहता है कि आप इमर्जिंग राष्ट्र के रूप में जो भी देखिए, क्योंकि मार्केट रूप में है ना, ये सब मार्केट, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा है। तो डिमांड है, तो जो भी विकसित देश, अन्य यूरोपियन कंट्री है, जो इन तीन राष्ट्रों को छोड़ दिया जाए G20 में, अन्य जो 17 राष्ट्र बच जाएंगे, तो उनका जो भी सब प्रोडक्ट है ना, ये परचेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अतिरिक्त परचेज से डिमांड बढ़ेगा, तो लोग सप्लाई करना चाहेंगे, सप्लाई करेंगे तो उन राष्ट्रों की भी उन्नति होगी, जीडीपी ग्रोथ होगा, निर्यात बढ़ेगा उन लोगों का। तो इससे होगा क्या कि आने वाले समय में 3 वर्षों तक इन लोगों को मौका दिया गया है कि 3 वर्षों तक इन अवसरों का लाभ ये भी राष्ट्र ले ले और जो अन्य 17 राष्ट्र है वो भी इसका लाभ उठा सके। क्योंकि जब इन राष्ट्रों में G20 का सम्मेलन होगा, तो सभी मीडिया से लेकर सभी चीजें, मार्केट डेप्थ इसी और इंगित रहेगा ना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा, तो हर चीज यहाँ ज्यादा होगा ना। तो 3 साल इसका एवज लाभ ले सकता है अन्य G20 के देश। इसलिए ऐसा मौका इन स्थितियों में दिया जा रहा है और इन देशों के द्वारा इन अवसरों को भुनाया भी जा रहा है। आप देखते हो G20 सम्मेलन में भारत 200 से अधिक अपने क्षेत्रीय बैठकें कर रहा है, सभी चीजों को लाभ लेगा। यहाँ पर आप इस इकोनॉमी के संदर्भ में समझ सकते, सारे चीजों को यहाँ पर कवर किया गया है। उसमें देखिए, इंडोनेशिया का G20 सम्मेलन जो हुआ, जहां पर रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर का थीम के साथ जो किया गया था दक्षता, उसमें भी G20 सतत विकास लक्ष्यों के समय रहते प्राप्ति के लिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स पे कहा है, इस दिशा में वित्तीय सहयोग की मात्रा, गति दोनों बढ़ाए जाने के लिए और खाद्यान्न समस्याओं के निपटान राष्ट्रों को आसान हो सके, ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। इसके पीछे लॉजिकली यही है कि जो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप है ऑन फूड, एनर्जी एंड फाइनेंस, आज भी स्थितियां को देखते हुए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान इन देशों के द्वारा किया गया। और देखिए, बहुत सी समस्याएं, एक दो समस्याएं नहीं, कोविड काल के बाद जो सर्वाधिक सुवेद वर्ग जो वल्नरेबल कम्युनिटी की पहचान करनी होगी, जैसे महिलाएं, बच्चे, सीमांत, कृषक, मछुआरे आदि, इनके लिए सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का प्रबंध किया जा सकेगा। और दुनिया में आज भी वन हेल्थ अप्रोच क्रियान्वयन की बात की जा रही है। तो भारत जिस संदर्भ में बातें किया था, आयुष्मान भारत आप लोग नाम सुने होंगे, वन हेल्थ, वन नेशन, वन हेल्थ कार्ड, इसी तरह वन वर्ल्ड वन कार्ड के संदर्भ में बातें की जा रही है, हेल्थ की बात की जा रही है। तो चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा, दृष्टिकोण बदलाव विशेष रूप से होगा, जैसे भोजन पानी की सुरक्षा, पोषण, जीनोटिक यानी पशुजन बीमारियों के नियंत्रण, जो रोग जानवरों से मनुष्यों में फैल जाते हैं, जैसे फ्लू, रेबीज और रिफ्ट जैसी बुखार, कोरोना जैसे महामारी, प्रदूषण प्रबंधन, रोगाणु रोग उद्भव आदि के विशेष प्रासंगिक क्षेत्र को डेवलप करेगा। और G20 एक औपचारिक व्यवसायिक समूह है, जिनका न तो कोई अस्थायी मुख्यालय है, न सचिवालय है, न ही एक अस्थायी स्टाफ है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियों जैसे आर्थिक मंदी, निर्धनता, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, खाद्य असुरक्षा, काला धन, आर्थिक अपराध आदि निपटने के लिए एक रणनीति बनाता है।
इसके लिए नए नए अवसरों को सृजित करना, उसे अवसर देना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यही आर्टिकल बताता है कि नई भूमिका की तलाश जरूरी है G20 के लिए। तो तलाश कहाँ कहाँ किया जा रहा है? भारत में, ब्राजील में और दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा, अगले 3 वर्षों तक इन तलाशों की नवीन, वैश्विक संकट के उभरने की नवीन तलाशों का क्षेत्र ढूंढा जाएगा, जिस पर काम इन देशों के द्वारा किया जा रहा है। आर्टिकल में इतना ही निष्कर्ष है, बाकी चीजें हम लोग बाद में करेंगे। अब देखिए, विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो फिर बढ़ा है, लगभग 14.73 अरब डॉलर के साथ यह बढ़ा है। तो यह देश की वर्तमान जो विदेशी मुद्रा भंडार है, 11 नवंबर तक का डेट याद रखिएगा, 11 नवंबर तक का जो आंकड़ा है उसमें 544.72 अरब डॉलर है। हाईएस्ट कितना पहुंचा? 630 अरब डॉलर तक भारत का विदेशी मुद्रा बढ़ा है। तो यह ध्यान रखिएगा, 2022 के शुरुआती में हाईएस्ट कितना था? तो 630 अरब तक विदेशी मुद्रा बढ़ा है, पर वर्तमान में कितना है? 544.72 अरब, जो 11 नवंबर के आंकड़े के अनुसार है। इसमें आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, हाईएस्ट कितना है, वर्तमान कितना है। तो लास्ट जो भी आपका होगा, मान लीजिए अक्टूबर, अभी नवंबर चला, जनवरी 2023 में एग्जाम होगा, मान के चलिए फरवरी 2023 में एग्जाम होगा, उससे पहले एक सप्ताह का डाटा आप लोग जरूर विदेशी मुद्रा के संदर्भ में याद रखिएगा, और हाईएस्ट उस समय कितना गया है, उसमें वर्तमान कितना है। तो आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, संयुक्त मिस्र पर्यावरण सम्मेलन चर्चा तेज है, लेकिन सहमति के आसार कम है। जो बातें मैं लगातार आपको बोल रहा था, 2027-6 तक जो चर्चाएं हुई वही बात है, ढाक के 3 बात है। अब विकसित देश बोलते विकासशील देशों को सारा दोषारोपण कर देते हैं। विकासशील क्या बोलता है कि हम तभी तक सुधारेंगे जब विकसित देश हमें पैसा देगा। तो दोनों अपने जगह जगह सही है, पर इसका अंतिम रूप से आपको न्यूट्रल आपको कॉन्सेप्ट लाना ही होगा। उस पर चर्चाएं चल रही है, तो चर्चा जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक हम लोग चुप रहेंगे, क्योंकि विशेषज्ञ भी चुप है। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, आपको हाल ही में मैंने मुक्त व्यापार समझौता ब्रिटेन के साथ जो हो रहा था उसका मैंने चर्चा किया था ना, उसका लास्ट इसी मंथ का शायद वीडियो होगा, देख लीजिए आप। लिस्ट हालांकि शेयर किया गया, उस लिस्ट से भी आप लोग कवर कर सकते हैं। उसमें सारे मुक्त व्यापार से संबंधित समझौता के बारे में आपको चर्चा किया जा चुका है। किस देश के साथ भारत करता है मुक्त व्यापार समझौता, FTA करता है, ब्रिटेन के साथ कर रहा है तो किन किन मुद्दों पर करेगा, क्या प्रासंगिकता है, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा, सही पर चर्चा किया जा चुका है। उस वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिएगा, लिस्ट में ढूंढिएगा। और ब्रिटेन जल्द ही भारत के साथ व्यापार मुक्त समझौते पर हस्ताक्षर कर देगा, क्योंकि सुनील जी द्वारा जी बोल दिया गया है। और देखिए, अब इससे पहले जो जॉनसन ही थे ना, बोरिस जॉनसन, हाँ ठीक है, उन्होंने बोला था दिवाली तक FTA कर लिया जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ कर लिया जाएगा। पर जो हालिया राजनीतिक क्रम वहां बदला है, जिसके कारण से लेट हो गया। तो जल्द से जल्द FTA जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और ब्रिटेन के बीच हो जाएगा। तो नए नए आयाम खुलेंगे, और इस पर मैंने पहले न्यूज एनालिसिस कर चुका हूं। तो जो लोग नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, और जो लोग देखे हैं अपना की नोट्स शेयर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, ताकि मैं भी तो देखूं क्या काम किए हैं आप लोग। तो 2-3 काम आज मैंने आप लोग को दिया है, 2-4 प्रश्न आपसे पूछा है। पहले एक मेंस का क्वेश्चन दिया, जो कल संडे के 10 PM रात तक सभी लोगों का शेयर हो जाना चाहिए, जो भी लोग देख रहे हैं न्यूज को। साथ ही साथ मुक्त व्यापार समझौते में जो की नोट्स आप लोगों ने बनाया है, आज 10 PM तक शेयर कर देंगे। तो 3 वर्क आप लोग को मिला है, तो आप इसको काम कीजिएगा होमवर्क के तौर पर। तो ज्यादा एक्टिव मोड में रहिएगा, नहीं तो जो चीजें मैंने आपको बोलता हूं लगातार, सिलेक्शन चाहते हैं तो सिलेक्शन पाने के लिए वो जिद्दी सनकी बनना होगा, नहीं तो केवल आपको यहाँ पर चीजें जस का तस रह जाएगा। सपना तो बहुत बड़ा है, पर सपना को पूरा करने के लिए काम उतना ही अधूरा है। समझ गए ना? इसी के लिए चीजें कीजिए। अब एक PT फैक्ट याद रखिएगा, पहली भारतीय महिला कल्पना चावला जी आज ही के दिन रवाना हुई थी अंतरिक्ष में। ये सब PT फैक्ट लगातार पूछ देता है, आप लोग गलत करके चले आते हैं। अब 15 दिन और 16 घंटे का समय अंतरिक्ष में बिताया था, और 2003 में दूसरे अंतरिक्ष अभियान में वापसी के समय इनकी
दुर्घटना हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा। और दुनिया की पहली बार किसी महिला का किया गया था जीवन बीमा आज ही के दिन 1805 में। तो जीवन बीमा जो LIC पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, वो आपको आज ही के दिन 1805 में किया गया था। तो ऐसी चीजें कवर कर लेना है। तो चलिए कल फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, न्यूज एनालिसिस करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जो चीजें गाइडलाइंस दी जा रही है उसका फॉलो कीजिए। BPSC 60 बैच जो लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, वो शामिल हो सकते हैं। 68 का बैच भी चल रहा है, वीडियो क्लासेस चल रहा है। आज पॉलिटी की क्लासेस 2 बजे से होगी, तो सभी लोग शामिल हो जाइएगा और नए तरीके से नए मॉडल के साथ आप क्लास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।